केमिस्ट्री पढ़ने या समझने के लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी है एलिमेंट्स को समझना। इसीलिए जितने भी एलिमेंट्स हैं उन्हें डाल दिए गए एक पीरियोडिक टेबल में। यूं ही नहीं, ऑफ कोर्स बेस्ड ऑन देयर प्रॉपर्टीज़ उन्हें अलग अलग कैटेगरीज में डाले गए। इनफैक्ट ऐसा भी देखा गया कि बहुत से एलिमेंट्स की प्रॉपर्टीज़ सिमिलर हैं। यस, तो इसका मतलब अब हमें हर एक एलिमेंट की प्रॉपर्टी नहीं बल्कि प्रॉपर्टीज़ के ट्रेंड्स को समझने की ज़रूरत है। अब आप यही सोच रहे होंगे कि क्या इतना मैजिकल है पीरियोडिक टेबल? जी हाँ, इतना ही मैजिकल है पीरियोडिक टेबल। सो लेट्स बिगिन द क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स एंड पीरियोडिसिटी इन प्रॉपर्टीज। क्लास 11th केमिस्ट्री का क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स एंड पीरियोडिसिटी इन प्रॉपर्टीज। इस पूरे लेसन को हम खत्म करेंगे सिर्फ एक वीडियो में, और इस पूरे वीडियो को देखने के बाद आपको इस लेसन के सारे कॉन्सेप्ट्स हो जाएंगे क्रिस्टल क्लियर। तो मैं हूं रोशनी फ्रॉम लर्नो हब, द फ्री लर्निंग प्लेटफॉर्म, जहां पर आप फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स, बायोलॉजी सब कुछ पढ़ सकते हो एब्सोल्युटली फॉर फ्री एट learnohub.com। तो क्या सभी तैयार हैं? लेट्स गेट स्टार्टेड। क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स की हम बात ही क्यों कर रहे हैं? बहुत जरूरी है क्लासिफाई करना, जरूरी तो है। मान लो आपके घर में आपके पास 10 किताबें हैं, 10 बुक्स। अब उसमें से अगर आपको क्लास 11th की केमिस्ट्री बुक निकालनी हो तो आप किसी भी तरह ढूंढ ही लोगे, 10 बुक्स में से ही ढूंढना है। तो यहां पर अगर आप बुक्स को ऑर्गेनाइज करके या क्लासिफाई करके नहीं भी रखो तो चलता है। लेकिन मान लो आप अपने लाइब्रेरी में एंटर करते हो और वहां पर सारी किताबें अनऑर्गेनाइज्ड होती हैं, यानी कि आप घुसते हो, हर तरफ ऐसे ही रैंडमली किताबें रखी हुई हैं और अब आपको क्लास 11th की केमिस्ट्री बुक निकालनी है। तो क्या बहुत आसान होगा? बिल्कुल नहीं, शायद घंटों लग जाएंगे ये ढूंढने में कि क्लास 11th की केमिस्ट्री की किताब कहां पर है, राइट? तो इसीलिए जब इतनी सारी किताबें हैं लाइब्रेरी के अंदर, तो वहां पर अगर हम उन्हें क्लासिफाई कर दें कि भाई 11th की किताबें एक तरफ, केमिस्ट्री की किताबें एक तरफ, तो चीज़ें आसान होती हैं। ठीक उसी तरीके से यहाँ पर हम एक या दो एलिमेंट की बात तो कर नहीं रहे हैं, हम काफ़ी सारे एलिमेंट्स की बात कर रहे हैं और इन काफ़ी सारे एलिमेंट्स के काफ़ी सारे प्रॉपर्टीज़ की बात कर रहे हैं, राइट? तो इसीलिए ज़रूरी है कि हम इन्हें क्लासिफाई कर दें। इनफैक्ट यहाँ पर हम ये भी देखते हैं कि इनमें से कुछ एलिमेंट्स ऐसे हैं जो सिमिलर तरह से बिहेव करते हैं। तो जब सिमिलर तरीके से बिहेव करते हैं तो उन्हें डालते हैं ना एक बकेट में, है ना? तो इसलिए क्लासिफिकेशन तो भाई ज़रूरी है और यही हम पढ़ने वाले हैं इस पूरे पीरियोडिक टेबल के अंदर। अब दूसरी बात कि ये पीरियोडिक टेबल बनना शुरू कब से हुआ? पीरियोडिक टेबल बनने का जो ये प्रोसेस है ये शुरू हो चुका था 1789 में, जब लैवोइशियर ने उस समय के 33 एलिमेंट्स को क्लासिफाई किया था ऑन द बेसिस ऑफ मेटल्स, नॉन मेटल्स, गैसेस एंड अर्थ्स। कुछ सालों बाद अराउंड 1829 डॉबराइनर लेकर आए लॉ ऑफ ट्रायड्स। उसके भी कुछ सालों बाद अराउंड 1865 न्यूलैंड्स ने दिया न्यूलैंड्स लॉ ऑफ ऑक्टेव्स। तो न्यूलैंड ने कहा कि उस समय अराउंड 56 एलिमेंट्स थे, तो उन्होंने कहा कि अगर इन एलिमेंट्स को हम इनके इंक्रीजिंग एटॉमिक मासेस के ऑर्डर में सजा दें तो हम देखते हैं कि हर 8वां एलिमेंट जो है वो सिमिलर प्रॉपर्टीज शो करता है। इसके भी कुछ सालों के बाद अराउंड 1869 मैंडलिफ ने दिया मैंडलिफ्स पीरियोडिक लॉ। तो मैंडलिफ ने पीरियोडिक टेबल के ऊपर काफ़ी सारा काम किया था और मैंडलिफ के टाइम पर अराउंड 63 एलिमेंट्स थे। तो हम आगे चल के देखेंगे कि मैंडलिफ ने एग्जैक्टली क्या किया था। तो मैंडलिफ ने कहा कि नहीं, हम एलिमेंट्स को जो है उनके केमिकल प्रॉपर्टीज के बेसिस पर अरेंज करेंगे, ठीक है? अब कहानी में ट्विस्ट आ गया उसके भी कुछ सालों बाद, जब 1913 में हेनरी मोजली ने कहा कि एटॉमिक मास नहीं, हम एलिमेंट्स को अरेंज करेंगे ऑन द बेसिस ऑफ एटॉमिक नंबर। और उसके बाद उन्होंने मैंडलिफ्स पीरियोडिक लॉ को मॉडिफाई कर दिया एज मॉडर्न पीरियोडिक लॉ और वहीं से आया हमारा मॉडर्न पीरियोडिक टेबल। तो ये जो हिस्ट्री है इस पे हम बहुत ज़्यादा डिटेल में बातें नहीं करेंगे क्योंकि मुझे पता है कि आपने ये सारी चीज़ें अपने 9th स्टैंडर्ड में पढ़ रखी है। तो
कहानी को अब हम कहाँ से शुरू करें? वैसे तो हमें पढ़ना है मॉडर्न पीरियोडिक टेबल के बारे में ही, लेकिन वो कहते हैं ना थोड़ा सा बेस बन जाता है तो अच्छा समझ में आता है। तो इसीलिए हम शुरुआत करेंगे मैंडलिव्स पीरियोडिक टेबल से कि मैंडलिव ने कौन सी अच्छी चीज़ें की थी, मतलब कौन से एडवांटेजेस थे उनके पीरियोडिक लॉ के और कौन से उनके लिमिटेशंस थे। तो सबसे पहले बात करते हैं कि मैंडलिव्स के पीरियोडिक टेबल में एडवांटेजेस क्या क्या थे। तो सबसे पहली बात तो ये थी कि उस समय पर जितने भी 63 एलिमेंट्स थे, मैंडलिव ने उन्हें बड़े ही तरीके से हॉरिजॉन्टल रोज एंड वर्टिकल कॉलम्स में अरेंज कर दिया था और देखो इस तरह का एक टेब्यूलर फॉर्म में उन्हें डाल दिया था। दूसरी बात ये थी कि मैंडलिव जो है कंप्लीटली रिलाय कर रहे थे केमिकल प्रॉपर्टीज पे। कैसे? वो ये देख रहे थे कि इन एलिमेंट्स से जो कंपाउंड्स बनते हैं, जैसे कि इनके ऑक्साइड्स या हाइड्राइड्स, उनके प्रॉपर्टीज को देखते हुए जो भी सिमिलरली बिहेव कर रहे थे उनको साथ साथ डालते गए। अब इससे कई जगह मैंडलिव ने ये नोटिस जरूर किया था कि कुछ कुछ एलिमेंट्स जो है ना वो एटॉमिक मासेस के रेस्पेक्ट में डिस्क्रिपेंसी शो कर रहे थे। मतलब चूंकि मैंडलिव तो फॉलो कर रहे थे उनके केमिकल प्रॉपर्टीज के सिमिलैरिटी पे, तो कहीं कहीं क्या हो रहा था कि जिसका एटॉमिक मास ज्यादा है वो पहले आ जा रहा था, जिसका एटॉमिक मास कम है वो बाद में आ रहा था। बट मैंडलिव ने उस समय के लिए उसे इग्नोर किया। तीसरा एक बहुत ही मजेदार अचीवमेंट ये था कि कुछ ऐसे एलिमेंट्स थे यार जो उस टाइम पर डिस्कवर ही नहीं हुए थे, लेकिन मैंडलिव ने बता दिया कि यार इस पोजीशन पर इस तरह की प्रॉपर्टी वाला कोई एलिमेंट आएगा। इनफैक्ट ऐसे दो एग्जाम्पल्स हैं, गैलियम और जर्मेनियम। उस टाइम पर ये दोनों एलिमेंट्स थे ही नहीं, डिस्कवर ही नहीं हुए थे, बट मैंडलिव ने बता दिया बेस्ड ऑन उनके पीरियोडिक टेबल का जो फॉर्मेट था, जो पीरियोडिसिटी थी, उसको देखते हुए उन्होंने कहा कि यार इन जगहों पर ऐसी प्रॉपर्टीज वाले एलिमेंट्स होंगे। और जब ये एलिमेंट्स डिस्कवर हुए तो कुछ हद तक वो वैसा ही था। तो चलो अब बात करते हैं कि मैंडलिव्स पीरियोडिक टेबल के अंदर लिमिटेशंस क्या थी, क्या दिक्कतें थी इसमें। एक पहली दिक्कत तो ये थी कि इट कुड नॉट एक्सप्लेन द पोजीशन ऑफ आइसोटोप्स। अब हालांकि उस टाइम पर आइसोटोप डिस्कवर नहीं हुए थे, बट बाद में तो हुए थे। आइसोटोप्स क्या होते हैं? जिनके एटॉमिक नंबर सेम होते हैं बट एटॉमिक मास अलग होते हैं। जैसे कि कार्बन की अगर बात करें तो कार्बन 12, कार्बन 13, कार्बन 14, ये सारे के एटॉमिक नंबर तो सेम है बट एटॉमिक मासेस अलग अलग हैं। तो अब जो ये मैंडलिव का पीरियोडिक टेबल था उसमें तो हम एटॉमिक मास के हिसाब से एलिमेंट्स को प्लेस करते हैं, है कि नहीं? तो अब कार्बन 12, 13, 14 इन तीनों को अलग अलग पोजीशन मिलेगी, अलग अलग मिलेगी, तो यार ये तो नाइट्रोजन ऑक्सीजन के साथ भी क्लैश कर जाएगा। तो ये वाला जो फंडा था ना कि आइसोटोप्स को हम प्लेस कहाँ करेंगे, वो मैंडलिव के पीरियोडिक लॉ से एक्सप्लेन नहीं हो पाया। दूसरा लिमिटेशन ये था कि कई कई जगह पर हमने देखा कि जो ज़्यादा एटॉमिक मास वाला एलिमेंट है वो पहले आ जा रहा है और जो कम एटॉमिक मास वाला एलिमेंट है वो बाद में आ रहा है। ऐसा एक एग्जाम्पल था कोबाल्ट और निकल का। कोबाल्ट का एटॉमिक मास ज़्यादा था बट वो निकल से पहले आ रहा था। तीसरा लिमिटेशन ये भी था कि हाइड्रोजन का क्या, क्योंकि मैंडलिव तो प्रॉपर्टीज को भी कंसिडर कर रहे थे, तो अब हाइड्रोजन के अंदर ना मिक्स टाइप की प्रॉपर्टीज थी। कुछ कुछ तो उसके मेटल्स जैसे प्रॉपर्टीज थे, जैसे कि एल्कली मेटल्स जैसे थे, कुछ कुछ उसका बिहेवियर हैलोजन जैसा था। अब आप अभी टेंशन मत लो, हैलोजन एल्कली मेटल्स ये क्या है, धीरे धीरे समझ आएगा। मतलब कहने का मतलब है कि हाइड्रोजन में ना हर तरह की प्रॉपर्टीज थी, तो भाई उसे कहाँ डालें, तो उसका भी जो पोजीशन है ना वो ठीक तरीके से नहीं बताया जा पाया। अब बच्चों इसके बाद आया कहानी में ट्विस्ट। 1913 में हेनरी मोजले नाम के एक साइंटिस्ट थे जो कुछ एक्सपेरिमेंट्स परफॉर्म कर रहे थे ऑन एक्सरेज रेडिएटेड बाय डिफरेंट एलिमेंट्स। तो उन्होंने देखा कि डिफरेंट एलिमेंट्स जो हैं वो डिफरेंट फ्रीक्वेंसीज की एक्सरेज दे रही थी। ठीक है, तो लगे हाथ मोजले जी ने क्या किया, उन्होंने फ्रीक्वेंसी का एक ग्राफ बना लिया विथ रिस्पेक्ट टू एटॉमिक नंबर। ठीक है, और उन्होंने देखा कि उन्हें एक स्ट्रेट लाइन मिला, जिसका मतलब है जैसे जैसे एलिमेंट का एटॉमिक नंबर बढ़ रहा है वैसे वैसे उस एक्सरे की फ्रीक्वेंसी बढ़ रही है। ठीक है, अब उन्होंने कहा चलो ठीक है, एक ऐसा ही ग्राफ बना लेते हैं विथ रिस्पेक्ट टू एटॉमिक मास। अब देखो क्या हुआ, जब उन्होंने एटॉमिक मास के साथ फ्रीक्वेंसी का ग्राफ बनाया तो वो स्ट्रेट लाइन नहीं था,
तो इसका मतलब था कि वो जो फ्रीक्वेंसी जो एलिमेंट निकाल रही थी वो फ्रीक्वेंसी एटॉमिक नंबर पर डिपेंडेंट थी, बट एटॉमिक मास पर नॉट रियली। तो मोजले ने कहा कि इसका मतलब किसी भी एलिमेंट का जो एटॉमिक नंबर है दैट इज अ मोर फंडामेंटल प्रॉपर्टी दैन एटॉमिक मास। और इसी आधार पर उन्होंने कहा कि जो पीरियोडिक टेबल है इसके अंदर एलिमेंट्स जो हैं एटॉमिक नंबर के बेसिस पर अरेंज होने चाहिए। और इस तरीके से मैंडलेव्स का जो पीरियोडिक लॉ था वो मॉडिफाई होकर बन गया मॉडर्न पीरियोडिक लॉ। तो हमारा मॉडर्न पीरियोडिक लॉ क्या कहता है? ये कहता है कि द फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एलिमेंट्स आर पीरियोडिक फंक्शन ऑफ देयर एटॉमिक नंबर्स। यस, यानी कि अच्छा यहां पर देखो एक टर्म है पीरियोडिक। पीरियोडिक का क्या मतलब हुआ? पीरियोडिक का मतलब हुआ कि जब हम एलिमेंट्स को उनके एटॉमिक नंबर के हिसाब से अरेंज करेंगे तो हम देखेंगे कि एक पर्टिकुलर इंटरवल के बाद जो एलिमेंट्स हैं वो अपनी प्रॉपर्टीज रिपीट करेंगे। मतलब एक पर्टिकुलर इंटरवल के बाद हमें सिमिलर टाइप से बिहेव करने वाले एलिमेंट्स मिलते रहेंगे। अब मॉडर्न पीरियोडिक लॉ के आधार पर बहुत सारे फॉर्मेट्स के पीरियोडिक टेबल बनाए गए, बट द मोस्ट वाइडली यूज्ड फॉर्मेट वाज द लॉन्ग फॉर्म ऑफ पीरियोडिक टेबल, यानी कि ये अपना वाला पीरियोडिक टेबल जिसको हम पहले से ही देखते आ रहे हैं, है कि नहीं? तो ये है लॉन्ग फॉर्म ऑफ पीरियोडिक टेबल। तो इस पीरियोडिक टेबल के अंदर हम क्या क्या चीज़ें देख पा रहे हैं? इसके अंदर हैं हॉरिजॉन्टल रोज जिन्हें हम कहते हैं पीरियड्स, और इसके अंदर क्या है? वर्टिकल कॉलम्स जिन्हें हम कहते हैं ग्रुप्स। कुल मिला के यहाँ पर टोटल 7 पीरियड्स हैं और 18 ग्रुप्स हैं। ठीक है, यहाँ तक सब क्लियर है? अब थोड़ा और ध्यान से देखते हैं। एक चीज़ बहुत इजीली नोटिस हो रही है कि जो पीरियड्स के अंदर नंबर ऑफ एलिमेंट्स है ना, उनमें कहीं पर तो बहुत कम है, कहीं पर बहुत ज़्यादा है। तो चलो थोड़ा उस पर फोकस करते हैं। हम देखते हैं कि फर्स्ट पीरियड में सिर्फ 2 एलिमेंट्स हैं, हाइड्रोजन और हीलियम। सेकेंड पीरियड की अगर बात करें तो उसमें कितने हैं? उसमें 8 एलिमेंट्स हैं। थर्ड पीरियड में भी 8 एलिमेंट्स हैं। फोर्थ और फिफ्थ पीरियड में है 18 एलिमेंट्स और सिक्स्थ पीरियड में है 32 एलिमेंट्स। ठीक है, एक छोटी सी चीज मैं यहां बता दूं कि नीचे आप देख रहे होगे, नीचे आपके 6th और 7th पीरियड में आप देख रहे होगे एक स्टार मार्क है, और वही स्टार मार्क देके नीचे ना 2 अलग से 2 रोज को लिखे हुए हैं। अब वो क्या है वो मैं बाद में बताऊंगी, बट अभी के लिए इतना जान लो कि वो जो एलिमेंट्स है वो बेसिकली उस स्टार मार्क वाले जगह में ही रहने वाले एलिमेंट्स हैं, बट उन्हें हमने बाहर लिखा हुआ है फॉर सम रीजन जो मैं बताऊंगी। ठीक है, अब देखो ये जो नंबर्स है ना 2, 8, 8, 18, 18, 32, इन नंबर्स का एक नाम है। इन्हें हम कहते हैं मैजिक नंबर्स। क्यों कहते हैं हम इन्हें मैजिक नंबर्स? क्योंकि एलिमेंट्स विथ सिमिलर प्रॉपर्टी वाले एलिमेंट्स जो हैं वो रिपीट होते हैं आफ्टर एन इंटरवल ऑफ 2, 8, 18, 32 एलिमेंट्स। याद है आपको, मैंने पीरियोडिसिटी इन प्रॉपर्टीज की बात की थी जब हम मॉडर्न पीरियोडिक लॉ को डिस्कस कर रहे थे कि जो प्रॉपर्टीज है ना वो एक फिक्स्ड इंटरवल के बाद रिपीट होंगी। तो वो जो इंटरवल है दैट इज 2, 8, 18, 32, जिसकी वजह से इन्हें मैजिक नंबर्स कहा जाता है। तो अब मैं आपको एक मैजिक दिखाऊंगी। हम अभी पीरियोडिक टेबल को देखेंगे और रैंडमली अगर आप कोई सा भी एलिमेंट पिक करो और उस एलिमेंट के एटॉमिक नंबर के साथ अगर आप मैजिक नंबर ऐड कर दो, ठीक है, तो आपको उसके ठीक नीचे वाले एलिमेंट का एटॉमिक नंबर मिल जाएगा। और मैं साथ में ये भी बता दूं कि जितने भी एलिमेंट्स एक ग्रुप में लाई करते हैं, मतलब एक के नीचे एक के नीचे एक के नीचे एक, उन सब की प्रॉपर्टीज होती हैं सिमिलर। ठीक है, तो चलो मैजिक देखते हैं। तो पीरियोडिक टेबल में अगर हम देखें तो हमें यह देखने को मिलता है कि यार अगर हाइड्रोजन से मुझे हीलियम पे जाना हो तो मैं क्या करूं? +2 ऐड कर दूं। मतलब हाइड्रोजन के एटॉमिक नंबर पे +2 ऐड कर दें तो मुझे लिथियम का एटॉमिक नंबर मिल जाएगा, यानी कि 3। उसी तरह लिथियम से अगर मुझे उसके नीचे वाले एलिमेंट यानी कि सोडियम के एटॉमिक नंबर तक जाना है तो हम क्या कर देंगे? +8। सोडियम से जाना है पोटेशियम, फिर से कर दो +8। पोटेशियम से जाना है रुबीडियम, कर दो +18। देखो 19 + 18 आ जाएगा 37। रुबीडियम से उसके नीचे सीजियम पे जाना है तो क्या करोगे? वही +18।
और इससे अगर फ्रांशियम में जाना है तो आप करोगे +32, तो 55 + 32 करोगे तो आएगा 87। तो ये आ गए ना हमारे मैजिक नंबर्स, है कि नहीं। अब देखो इस पूरे पीरियोडिक टेबल में कहीं से भी तुम कोई भी एक रैंडम सा एलिमेंट अगर चूज करते हो, लेट अस सपोज हम चूज करते हैं गैलियम, ठीक है, एक रैंडम सा एलिमेंट चूज किया है। अब मुझे पता करना है कि यार गैलियम के नीचे जो एलिमेंट है ना उसका एटॉमिक नंबर कितना है, ठीक है। तो देखो गैलियम कौन से वाले पीरियड में है, 4th में है। तो इस पीरियड से नीचे वाले में जाने के लिए हम क्या करते हैं, 4 to 5 जाने के लिए हम क्या ऐड करते हैं, 18। तो गैलियम में तुम कर दो +18, तो 31 + 18 क्या हो जाएगा, 49, जो कि है इंडियम का एटॉमिक नंबर। उसी तरीके से कहीं पर भी कोई भी रैंडम एलिमेंट लो, जैसे ओस्मियम लिया 76 है। अब इस वाले रो से इसके नीचे वाले में जाने के लिए हम क्या ऐड करते हैं, 32। तो 76 में 32 ऐड किया तो आ गया 108, करेक्ट। तो इसीलिए इन्हें कहते हैं मैजिक नंबर्स। अब जैसे कि हम सभी को पता है कि एलिमेंट्स जो हैं ये डिस्कवर होते रहते हैं। इनफैक्ट अगर हम मैंडलिव्स पीरियोडिक टेबल के टाइम की बात करें तो उस समय 63 एलिमेंट्स थे, आज की बात करें तो 118 एलिमेंट्स हैं, राइट। तो एलिमेंट्स जो है वो डिस्कवर होते रहते हैं। तो एक बहुत बड़ा सवाल था कि ये जो नए एलिमेंट्स डिस्कवर हो रहे हैं उनके नाम क्या होने चाहिए। तो पहले ये सिस्टम था कि यार जो भी साइंटिस्ट उसे डिस्कवर करेगा वो उसका नाम अपने नाम के ऊपर रख सकता है या फिर वो उसका नाम डिसाइड कर सकता है। बट इससे जो है कुछ कुछ प्रॉब्लम्स आने लग गई। अब क्या हुआ कि कई बार ऐसा होने लगा कि साइंटिस्ट जो है इससे पहले कि फुल्ली एंड फाइनली प्रूव हो कि हाँ भाई ये एलिमेंट डिस्कवर हुआ है, वो पहले ही क्लेम करने लग गए कि मैंने डिस्कवर किया है। इनफैक्ट ऐसा ही एक किस्सा हुआ था जब एलिमेंट विथ एटॉमिक नंबर 104 डिस्कवर हुआ था। तो अमेरिकन साइंटिस्ट ने बोला हमने डिस्कवर किया है, सोवियत साइंटिस्ट ने बोला हमने डिस्कवर किया है। अमेरिकन वालों ने अपना नाम रख दिया, सोवियत वालों ने अपना नाम रख दिया। अब बेचारा एलिमेंट कौन सा नाम रखे, तो बड़ी कंफ्यूजन हो गई। तो इस पूरे कंफ्यूजन को दूर करने बीच में आया IUPAC, जिसे बहुत लोग IUPAC नॉमेनक्लेचर भी कहते हैं, राइट। तो IUPAC ने बोला कि यार हम एक सिस्टम बनाते हैं कि जब तक फुल एंड फाइनल प्रूव नहीं होता है कि ये एलिमेंट डिस्कवर हुआ है तब तक उस एलिमेंट का हम एक टेम्पररी नाम रखेंगे, ठीक है। और जब फुल एंड फाइनल प्रूफ हो जाएगा कि हाँ ये एलिमेंट डिस्कवर हुआ है, उस टाइम पे हम उसका एक परमानेंट नाम और सिंबल देंगे। अब ये परमानेंट नाम और सिंबल जो है ये IUPAC के जो रिप्रेजेंटेटिव्स हैं सभी कंट्रीज से, दे विल डिसाइड, ठीक है, बढ़िया है। बट अब सवाल ये उठता है कि ये जो टेम्पररी नाम होगा ये नाम क्या होगा। अब ऐसे हम राम सीता चिंटू मिंटू तो नहीं रख सकते हैं, राइट, एलिमेंट्स हैं, तो एक प्रॉपर प्रोसेस होना चाहिए। तो IUPAC ने एक प्रोसेस डिफाइन कर दिया। उन्होंने जो है एक टेबल दे दिया कि देखो भाई ये टेबल को फॉलो करते हुए टेम्पररी नाम तुम्हें रखना पड़ेगा। तो जैसे ही तुम्हें पता रहेगा, क्योंकि जैसे ही तुम एक नया एलिमेंट डिस्कवर करोगे तुम्हें पता रहेगा कि यार इसका एटॉमिक नंबर क्या होने वाला है। अब उस एटॉमिक नंबर के हिसाब से एक IUPAC ने एक कोड सॉर्ट ऑफ दे दिया जिसके बेसिस पर हम टेम्पररी नाम रख सकते हैं। तो वो कौन सा कोड था, चलो देखें। तो हमें ये टेबल दे दिया गया कि यार इस टेबल के हिसाब से तुम्हें टेम्पररी नाम रखना है। तो ये टेबल कहता है कि डिजिट अगर 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 इनमें से कोई से भी डिजिट के लिए हम यही वाले नाम यूज करेंगे। जैसे 0 के लिए नील, 1 के लिए उन, 2 के लिए बाई, 3 के लिए ट्राई, 4 के लिए क्वाड, फिर पेंट, हेक्स, सेप्ट, ऑक्ट, एन, ठीक है। जैसे फॉर एग्जाम्पल लेट अस सपोज कि किसी साइंटिस्ट ने एक एलिमेंट डिस्कवर किया जिसका एटॉमिक नंबर होगा 105। तो अब 1 के लिए हम क्या लिखेंगे, उन, 0 के लिए हम क्या लिखेंगे, नील, और 5 के लिए हम क्या लिखेंगे, पेंट, ठीक है। तो इस एलिमेंट का जो नाम है वो हो जाएगा उनिल पेंटियम, ठीक है। तो देखो इस तरह से बनती है IUPAC नॉमेनक्लेचर इन नए डिस्कवर्ड एलिमेंट्स का। जैसे यहाँ पे देखो 101 2 3 4 करके जो यहाँ तक है, एक कोई भी रैंडम सा लो, जैसे 113 113, तो ये क्या हो गया, उन 1 के लिए उन और 3 के लिए ट्राई इयम, तो उन ट्राइयम,
ठीक है। अब देखो, बाद में जब प्रॉपरली कंफर्म हो जाता है कि हाँ दिस एलिमेंट हैज बीन डिस्कवर्ड, तो उन्हें एक ऑफिशियल नेम भी दिया जाता है, जैसे कि मेंडेलेवियम, नोबेलियम, लॉरेंशियम, रदरफोर्डियम, इस तरीके से जो भी डिसाइड किया जाता है वो ऑफिशियल नेम दिया जाता है। अब देखो, इस टेबल में कहीं कहीं पे ना तुम्हें प्लस सिंबल दिख रहा होगा, which means that this element is yet to be discovered। मतलब ये अभी तक फाइनल नहीं हुआ है कि whether it has been fully discovered or not। अब दूसरी दुविधा आ गई कि यार इतने सारे जो एलिमेंट्स हैं इन्हें हम किस बेसिस पर और किस पोजीशन पर प्लेस करें पीरियोडिक टेबल पे। अब इतना तो समझ आ गया कि ठीक है, इन्हें एटॉमिक नंबर के हिसाब से अरेंज करना है। तो अगर ऐसा ही है तो एक के बाद एक लिखते जाओ, हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, ऐसे ऐसे करके एक लाइन में लिख दो सारे एलिमेंट्स। ऐसा तो हम नहीं कर रहे। तो हमें कैसे पता लगेगा कि एग्जैक्टली कहाँ पर इन एलिमेंट्स को प्लेस करना है? और यहाँ पर एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगा इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। पिछले वीडियो में हमने सीखा था कैसे इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखते हैं, राइट? अब आप देखोगे कि इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कितना तगड़ा रोल प्ले करेगा इस पूरे पीरियोडिक टेबल में। इनफैक्ट इस पूरे लेसन के अंदर हम जो भी चीज़ें पढ़ेंगे ना, सभी कॉन्सेप्ट इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन से लिंक्ड होगा। तो अगर आपको इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन समझ में आ गया था तो कोई टेंशन की बात नहीं है, इस लेसन में हम जो भी पढ़ेंगे वो आपको बहुत आसान लगेगा। ठीक है, तो सबसे पहले बात करते हैं कि कोई एक एलिमेंट किस पीरियड में है। वो कैसे पता चलता है? वो पता चलता है प्रिंसिपल क्वांटम नंबर से। प्रिंसिपल क्वांटम नंबर हमने पढ़ा था n, जिससे डिनोट करते थे। तो जो हाईएस्ट वैल्यू ऑफ प्रिंसिपल क्वांटम नंबर होती है दैट इज द पीरियड। मतलब अगर n की हाईएस्ट वैल्यू 2 है, इसका मतलब वो वाला एलिमेंट सेकेंड पीरियड में रहेगा। अगर n की हाईएस्ट वैल्यू 4 है तो इसका मतलब वो वाला एलिमेंट फोर्थ पीरियड में रहेगा। अब आप पूछोगे कि n की हाईएस्ट वैल्यू क्या है, ये मुझे कैसे पता चलेगा? इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन से, राइट? चलो कुछ एग्जांपल्स देखते हैं। अब देखो, यहां पर हम क्या करते हैं, हम रैंडमली हर पीरियड से एक एक एलिमेंट पिक करते हैं। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल फर्स्ट पीरियड से हमने पिक किया हाइड्रोजन। इसका कॉन्फ़िगरेशन क्या है? 1s1। तो यहाँ पे हाईएस्ट वैल्यू ऑफ n क्या है? 1, इसलिए ये पीरियड 1 में है, यानी कि फर्स्ट पीरियड में है। अब सेकेंड पीरियड से मैंने रैंडमली पिक किया है नाइट्रोजन। ठीक है, इसका कॉन्फ़िगरेशन इज 1s2, 2s2, 2p3। तो इसका हाईएस्ट वैल्यू ऑफ n क्या है? n के यहाँ पर दो वैल्यूज है, एक तो 1 है, एक तो 2 है। तो हाईएस्ट वैल्यू क्या है? 2। तो इसीलिए ये कौन से पीरियड में है? पीरियड 2 में, या फिर सेकेंड पीरियड में। ठीक इसी तरीके से अगर हम मैग्नीशियम को पिक करें, जो कि यहाँ पर है, इसका कॉन्फ़िगरेशन अगर हम देखें तो यहाँ पर हाईएस्ट वैल्यू ऑफ n इज 3 एंड दैट्स व्हाई इट इज इन थर्ड पीरियड। सिमिलरली यू पिक अप लेट्स से वैनेडियम, you see that the highest value of n is 4, तो यानी कि this is in the fourth period। और इसी तरीके से मैंने रैंडमली कुछ कुछ ऐसे एलिमेंट्स लिए हैं अलग अलग पीरियड्स के, जैसे कि वाइट्रियम, जैसे कि बेरियम, एक्टिनम, और हम देखते हैं कि इन सब में जो हाईएस्ट वैल्यू ऑफ n है वही बताती हैं कि इनका ये कौन से वाले पीरियड में है। यहाँ पर एक और इंटरेस्टिंग बात कि एलिमेंट्स इन अ पीरियड हैव द सेम नंबर ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल्स। ऐसा क्यों? क्योंकि एक पीरियड में रहने वाले एलिमेंट्स जो हैं उन सब का n बराबर होगा, राइट? क्योंकि n की वैल्यू ही तो बता रही है कि वो कौन से पीरियड में है, राइट? और हमें क्या पता था, हमने ये पढ़ा था हमारे पिछले लेसन में कि नंबर ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल्स इज गिवन बाय n²। तो जब सारे एलिमेंट्स की n की वैल्यू सेम है एक पीरियड में, तो सबकी n² की वैल्यू भी सेम होगी। तो इसीलिए सारे एलिमेंट्स जो एक ही पीरियड में है दे विल हैव सेम नंबर ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल्स। अब बात करते हैं कि एलिमेंट कौन से ग्रुप में रहेगा। ग्रुप यानी कि वर्टिकल कॉलम्स, कौन से ग्रुप में रहेगा ये कैसे पता चलेगा? तो एक ग्रुप में रहने वाले सारे एलिमेंट्स में सेम नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, मतलब उनके आउटरमोस्ट शेल में सेम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। ठीक है, अब ग्रुप नंबर एग्जैक्टली पता कैसे चलेगा, इसको ना हम थोड़ी ही देर के बाद देखेंगे। थोड़ी देर के बाद क्यों, वो भी आपको मैं बताऊंगी थोड़ी देर के बाद। ठीक है, अब हम देखते हैं कि एलिमेंट्स के इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन को देखते हुए, ये देखते हुए कि उनमें इलेक्ट्रॉन्स कौन से ऑर्बिटल में जा रहा है, उसके बेसिस पर हम इन सारे एलिमेंट्स को 4 ब्लॉक्स में डिवाइड कर सकते हैं, जैसे कि s ब्लॉक एलिमेंट्स, p ब्लॉक एलिमेंट्स, d ब्लॉक एलिमेंट्स, f ब्लॉक एलिमेंट्स।
तो आप समझ रहे हो ये किस बेसिस पे हो रहा है, एस पी डी एफ, ये क्या है, ये तो मेरे ऑर्बिटल्स हैं। तो बेस्ड ऑन कि इलेक्ट्रॉन कौन से वाले ऑर्बिटल्स में फिल हो रहे हैं, हम इन्हें इन ब्लॉक्स में कैटेगराइज कर सकते हैं। और हम देखते हैं कि एक ब्लॉक के सारे एलिमेंट्स में काफ़ी सारे केमिकल प्रॉपर्टीज सिमिलर होती हैं। जैसे एस ब्लॉक के सारे एलिमेंट्स में काफ़ी चीज़ें कॉमन है, पी ब्लॉक के सारे एलिमेंट्स में काफ़ी चीज़ें कॉमन है, और उसी तरह डी ब्लॉक और एफ ब्लॉक में भी। तो अब चलो इन सारे एलिमेंट्स को थोड़ा और डिटेल में जानते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं एस ब्लॉक एलिमेंट्स की। एस ब्लॉक एलिमेंट्स वैसे एलिमेंट्स होते हैं जहां पर जो लास्ट इलेक्ट्रॉन है दैट एंटर्स इनटू एन एस ऑर्बिटल। लास्ट इलेक्ट्रॉन अगर एस ऑर्बिटल में जा रहा है तो वो एस ब्लॉक एलिमेंट होगा। ठीक है, तो अगर हम अपनी पीरियोडिक टेबल को देखें तो इस पीरियोडिक टेबल में ग्रुप 1 और ग्रुप 2 के अंदर जितने एलिमेंट्स हैं वो सारे एस ब्लॉक एलिमेंट्स हैं। एग्जाम्पल लेते हैं, मान लेते हैं लिथियम को लेते हैं, तो इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या है, 1s2 2s1, मतलब आखिरी वाला इलेक्ट्रॉन जा रहा है 2s ऑर्बिटल में, इसलिए ये s ब्लॉक एलिमेंट है। एक और एग्जाम्पल लेते हैं, ले लो कैल्शियम। कैल्शियम का अगर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन देखो तो आप देखोगे कि जो आखिरी वाला इलेक्ट्रॉन है वो कहाँ जा रहा है, 4s ऑर्बिटल में, तो इसीलिए ये s ब्लॉक एलिमेंट है। इसी तरह से आप ये ग्रुप 1 और ग्रुप 2 में से कोई भी एलिमेंट पिक कर लो और उसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन देखो, आप देखोगे कि लास्ट वाला इलेक्ट्रॉन जो है वो s ऑर्बिटल में जा रहा है। अब यहाँ पर हम बात करेंगे एक्सेप्शन की। यार मैं बोलती हूँ ना कि जब भी हम केमिस्ट्री पढ़ते हैं ना, आते जाते हर जगह हमें क्या मिलता है, एक्सेप्शन। तो यहां हम दो एक्सेप्शन की बात करेंगे। पहला एक्सेप्शन है हाइड्रोजन। तो हाइड्रोजन का अगर हम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन देखें तो वो क्या है, 1s1, यानी कि इसका जो ये एक इलेक्ट्रॉन है ये कौन से ऑर्बिटल में जा रहा है, s ऑर्बिटल में, तो उस हिसाब से ये s ब्लॉक एलिमेंट होना चाहिए। लेकिन जब हम हाइड्रोजन की प्रॉपर्टीज को देखते हैं तो हम देखते हैं कि ये तो नॉन मेटल की तरह भी बिहेव करता है, हैलोजेंस की तरह भी इसके काफ़ी प्रॉपर्टीज़ हैं। तो इसीलिए हाइड्रोजन को हमने ना एक स्पेशल केस की तरह कंसिडर किया है। हमने कहा कि यार तुम्हारे ना कुछ प्रॉपर्टीज़ ग्रुप 1 के एलिमेंट्स के जैसे हैं, कुछ प्रॉपर्टीज़ हैलोजेंस के जैसे हैं, तो यार तुम ना बड़े डिफरेंट हो, तो इसीलिए हम तुम्हें किसी भी ब्लॉक में नहीं डालेंगे और हमने हाइड्रोजन के अलग रखा हुआ है। ठीक है, दूसरा एक्सेप्शन है हीलियम। अगर हम हीलियम के इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन को देखें तो ये है 1s2, तो मैम यहाँ पर भी जो इलेक्ट्रॉन है वो तो s ऑर्बिटल में जा रहा है, तो हीलियम तो फिर s ब्लॉक एलिमेंट होना चाहिए। लेकिन जैसे ही हम हीलियम की प्रॉपर्टीज देखते हैं तो हीलियम जो है ये बिहेव करता है नोबल गैसेस की तरह। जो हमारा बिल्कुल लास्ट वाला ग्रुप 18 वाले एलिमेंट्स हैं उनके भी सारे के लास्ट वाला जो ऑर्बिटल होता है वो फुल्ली फिल्ड होता है, और हीलियम का भी वैसा ही है। तो हीलियम की सारी प्रॉपर्टीज चूंकि उनके साथ मैच करती है इसलिए हमने हीलियम को डाल दिया ग्रुप 18 में उनके साथ। ठीक है, तो यानी कि हीलियम का भी कॉन्फ़िगरेशन एस ब्लॉक जैसा है, बट ये बिलोंग करता है कौन से ब्लॉक को, पी ब्लॉक को। ठीक है, अच्छा, अब ये जो ग्रुप 1 वाले एलिमेंट्स हैं इन्हें हम कहते हैं एल्कली मेटल्स, और जो ग्रुप 2 वाले एलिमेंट्स हैं इन्हें हम कहते हैं एल्कलाइन अर्थ मेटल्स। ठीक है, बात अगर करें इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन की तो एस ब्लॉक के सभी एलिमेंट्स का जो आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होता है, मतलब बाहर के साइड का, अंदर का तो वही नोबल गैस ही रहता है सिंप्लीफाइड वर्जन में, तो जो आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन का फॉर्मेट होता है वो कुछ ऐसा होता है NS1 या फिर NS2। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं, देखते हैं पी ब्लॉक एलिमेंट्स। पी ब्लॉक एलिमेंट्स में क्या होगा, लास्ट का इलेक्ट्रॉन जाएगा पी ऑर्बिटल में। ठीक है, ये इसके अंदर कौन से एलिमेंट्स आएंगे, पीरियोडिक टेबल में ग्रुप 13 से लेकर के ग्रुप 18 तक जितने भी एलिमेंट्स हैं ये सारे हैं पी ब्लॉक एलिमेंट्स। यहां पर रैंडमली कोई एग्जांपल लेते हैं, लेट्स से फॉस्फोरस। फॉस्फोरस का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन अगर आप देखो तो लास्ट इलेक्ट्रॉन जा रहा है 3p ऑर्बिटल में, इसीलिए ये पी ब्लॉक है। ब्रोमीन का एग्जाम्पल लो, यहां पर देखो आखिरी इलेक्ट्रॉन कहां जा रहा है, 4p ऑर्बिटल में, तो ये कौन सा ब्लॉक एलिमेंट हुआ, p ब्लॉक एलिमेंट है कि नहीं। अब s ब्लॉक एलिमेंट्स और p ब्लॉक एलिमेंट्स दोनों को साथ में मिलाकर कहा जाता है मेन ग्रुप एलिमेंट्स या फिर रिप्रेजेंटेटिव एलिमेंट्स। तो अब चलो थोड़ा सा देखते हैं कि p ब्लॉक एलिमेंट्स का जो जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होता है वो कैसा होता है।
अब ये कहता है कि p ब्लॉक एलिमेंट्स के लिए द आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन वैरीज फ्रॉम ns टू np1 टू ns टू np6 इन ईच पीरियड। हर पीरियड में जो है इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन का यही पैटर्न फॉलो होगा। क्या ऐसा सच में होगा? चलो पैटर्न को नोटिस करते हैं। तो हम एक एग्जाम्पल ले लेते हैं, ठीक है। जैसे p ब्लॉक का ही एक पर्टिकुलर रो ले लेते हैं, ठीक है, मतलब एक पर्टिकुलर पीरियड ले लेते हैं। तो हमने ये बोरोन वाला ले लिया जो कि है मेरा सेकेंड पीरियड, ठीक है। तो बोरोन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, नियॉन, और इनके ऊपर जो है ये क्या लिखा हुआ है, 13, 14, 15, 16, 17, 18, इनका ग्रुप नंबर लिखा हुआ है। एंड ठीक है, अब इन सब के इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिख लिए हैं हमने। जैसे ये बोरोन का है, ये कार्बन का है, ये नाइट्रोजन का है, ये ऑक्सीजन का है, ये फ्लोरीन का, और ये नियॉन का। तो अगर इनके कॉन्फ़िगरेशन को हम ध्यान दें तो देखो इसका जो आउटर मोस्ट कॉन्फ़िगरेशन है उसमें क्या है, 2s2 2p1, 2s2 2p2, 2s2 2p3, 2s2 2p4, 2s2 2p5 और 2s2 2p6, यानी कि ns2 np1 से लेकर के ns2 np6 तक इसका जो है इसी पैटर्न से चेंज हो रहा है, राइट। और सिर्फ यही वाला पीरियड नहीं, आप किसी भी पीरियड के अंदर अगर ग्रुप 13 से ग्रुप 18 तक सारे एलिमेंट्स के कॉन्फ़िगरेशन को देखोगे तो आपको सेम यही वाला पैटर्न देखने को मिलेगा। और हम ये भी नोटिस करते हैं कि ये जो लास्ट वाला ग्रुप नंबर 18 है ना, ये क्या है, ये क्लोज्ड वैलेंस शेल कॉन्फ़िगरेशन है। क्यों? क्योंकि ये वाले जो है ये हमारे क्या है, ये है नोबल गैसेस। ये बिल्कुल स्टेबल स्टेट में है क्योंकि इनके सारे जो ऑर्बिटल्स हैं वो फुल्ली फिल्ड है, और फुल्ली फिल्ड है तो देयरफॉर दे आर एक्स्ट्रा स्टेबल। अब बात करेंगे डी ब्लॉक एलिमेंट्स की। सबने गैस कर लिया होगा ये कौन से वाले एलिमेंट्स हैं जिनका लास्ट इलेक्ट्रॉन जाएगा डी ऑर्बिटल में। अब यहाँ पर ना एक बहुत ही छोटी सी चीज़ है बट बहुत ही समझने वाली चीज़ है। आप देखोगे आपके डेफिनेशन में लिखा हुआ है इनर डी ऑर्बिटल। ये इनर क्यों लिखा हुआ है? हमने s ब्लॉक और p ब्लॉक में देखा कि जो भी s ऑर्बिटल या p ऑर्बिटल में आखिरी इलेक्ट्रॉन जा रहा था वो ऑर्बिटल मेरा आउटर मोस्ट ऑर्बिटल भी था, बट यहां पर वैसा नहीं है। यहां पर मेरा लास्ट इलेक्ट्रॉन d ऑर्बिटल पे तो जा रहा है बट वो d ऑर्बिटल मेरा आउटर मोस्ट ऑर्बिटल नहीं है, इसीलिए हम कह रहे हैं इनर d ऑर्बिटल। अब आप कहोगे ऐसा कैसे हो सकता है? एक एग्जाम्पल लेते हैं। लेट अस सपोज हम बात करते हैं टाइटेनियम की, Ti। तो इसका अगर आप इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन देखो, फोकस करो आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन पे, क्या लिखा है, 3d2 4s2, ठीक है। कुछ बच्चे कहेंगे कि मैम यहाँ पर तो आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन 4s में जा रहा है, तो ये डी ब्लॉक एलिमेंट कैसे हो सकता है? आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन 4s पे नहीं जा रहा है। ऑर्बिटल्स फिल कैसे होते हैं इलेक्ट्रॉन्स के? ऑफ बॉ प्रिंसिपल के हिसाब से, इन द ऑर्डर ऑफ इंक्रीजिंग एनर्जीज, है कि नहीं? तो मतलब जिस ऑर्बिटल की एनर्जी जितनी ज्यादा है वो उतना आखिरी में जाके फिल होगा। अब 3d और 4s को अगर आप कंपेयर करो तो एनर्जी किसकी ज्यादा है? 3d की ज्यादा है। कैसे पता? n+l रूल। ये सारी चीजें हमने पिछले वीडियो में पढ़ी थी, राइट। n+l रूल, ऑफ बॉ प्रिंसिपल, है ना। तो इसका मतलब जब हम इन्हें फिल करेंगे, जब हम इस इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन को लिखेंगे तो पहले हम 4s को फिल करेंगे, उसके बाद हम 3d को फिल करेंगे, यानी कि 3d मेरा सबसे लास्ट में फिल होगा। तो मेरा लास्ट का इलेक्ट्रॉन किस में जाएगा? 3d में जाएगा, है कि नहीं? तो इसीलिए यहां पर क्या हो रहा है कि मेरा लास्ट इलेक्ट्रॉन d ऑर्बिटल में जा रहा है, इसीलिए ये मेरा d ब्लॉक एलिमेंट है। लेकिन मेरा आउटर मोस्ट शेल क्या है? n इज इक्वल टू 4, राइट। प्रिंसिपल नंबर बताता है कि शेल बाहर का कौन सा है, n इज इक्वल टू 4। तो d जो है मेरा ये आउटर मोस्ट शेल का पार्ट नहीं है। सबको ये समझ आ गया? छोटी सी चीज थी बट आई जस्ट वॉन्टेड कि आपको समझ आए। तो यहाँ का d ऑर्बिटल का बोलने का मतलब था कि आखिरी इलेक्ट्रॉन तो d ऑर्बिटल में जाएगा बट वो d ऑर्बिटल आपका आउटर मोस्ट नहीं होगा, इसीलिए लिखा रहता है इनर d ऑर्बिटल्स। क्लियर? बहुत बढ़िया। अब ये कौन से वाले एलिमेंट्स होते हैं? पीरियोडिक टेबल के अंदर ग्रुप 3 से लेकर के ग्रुप 12 तक ये सारे जो होते हैं ये क्या होते हैं? डी ब्लॉक एलिमेंट्स, ठीक है। अब एक मजेदार चीज देखो, ये जो डी ब्लॉक एलिमेंट्स है ना, ये एक ब्रिज के तरह काम करता है बिटवीन एस ब्लॉक एंड पी ब्लॉक, इसीलिए इन्हें ट्रांजिशन एलिमेंट्स भी कहा जाता है। डी ब्लॉक एलिमेंट्स के अगर हम जनरल फॉर्मेट ऑफ इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन की बात करें तो इनका जो आउटर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होता है वो कुछ ऐसा होता है, n-1 d 1 to 10,
NS0 to 2, मतलब NS जो है वो मेरा आउटर मोस्ट शेल है और N-1D मेरा इनर d ऑर्बिटल है। ठीक है, चलो अब बात करते हैं F ब्लॉक एलिमेंट्स की। कौन से वाले हैं F ब्लॉक एलिमेंट्स? वो जो नीचे अलग कर दिए गए हैं, बिल्कुल बेचारे से उनको पीरियोडिक टेबल के नीचे रख दिया गया है, वो हैं हमारे F ब्लॉक एलिमेंट्स। अब वो F ब्लॉक एलिमेंट्स क्यों हैं? वही सेम लॉजिक, क्योंकि जो आखिरी इलेक्ट्रॉन है वो उनके F ऑर्बिटल में जा रहा है। ठीक है, इनफैक्ट मैंने बहुत पहले ही बताया था राइट, कि वो जो स्टार मार्क आप देख रहे हो ना, देखो पीरियोडिक टेबल के अंदर लैंथेनम 57 एटॉमिक नंबर और एक्टिनम 83 एटॉमिक नंबर के बाद ये स्टार मार्क है, और उसी स्टार मार्क की जगह बेसिकली ये सारे एफ ब्लॉक एलिमेंट्स होने वाले थे, बट वो वहाँ नहीं है। क्यों? क्योंकि उनका जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है ना वो काफ़ी अलग है बाकी डी ब्लॉक एलिमेंट से, इसीलिए उन्हें अलग ही रखा गया है। क्योंकि इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन अगर अलग है तो इसका मतलब उनकी सारी प्रॉपर्टीज़ भी काफ़ी अलग होंगी, and that's why they are separate and they are F block elements। अब F block elements के साथ भी वही इनर F ऑर्बिटल वाला कॉन्सेप्ट है, इसीलिए अगर उनका आप इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन देखोगे तो उनका जनरल फॉर्मेट कुछ यूं होगा, N-2 F ऑर्बिटल, N-1 D ऑर्बिटल और फिर NS ऑर्बिटल। ठीक है, लॉजिक वही सेम है जो हमने D ऑर्बिटल के केस में डिस्कस किया था। ठीक है, कुछ एग्जाम्पल्स ले सकते हो, जैसे लेट्स से यूरेनियम ले लिया, और यूरेनियम का अगर आप इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखो तो आप क्या देखोगे कि जो आखिरी इलेक्ट्रॉन है वो उसका F ऑर्बिटल में जा रहा है, और इसीलिए वो F ब्लॉक एलिमेंट। कुछ देर पहले मैंने बताया था कि ग्रुप नंबर किसी भी एलिमेंट का कैसे फाइंड आउट करते हैं, ये मैं थोड़ी देर के बाद बताऊंगी। तो आई थिंक अब हम तैयार हैं ग्रुप नंबर फाइंड आउट करने के लिए। तो अब आप समझ गए होंगे कि उस समय मैंने क्यों नहीं बताया था, क्योंकि ग्रुप नंबर फाइंड आउट करने के लिए आपको ये S ब्लॉक, P ब्लॉक, D ब्लॉक, F ब्लॉक का थोड़ा आइडिया होना चाहिए। तो चलो देखते हैं। अब देखो, जब हम S ब्लॉक एलिमेंट्स की बात करेंगे, S ब्लॉक एलिमेंट्स के लिए उनका ग्रुप नंबर इज इक्वल टू द नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स। S ब्लॉक कौन कौन सा हो गया? ये ग्रुप 1 और ग्रुप 2, यहां से लेकर के ये हो गया मेरा S ब्लॉक। ठीक है, तो इन एलिमेंट्स के लिए ग्रुप नंबर इज इक्वल टू नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स। जैसे कि एक एग्जांपल लेते हैं इसका, लेट्स टॉक अबाउट लेट्स से सोडियम। तो सोडियम का अगर हम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखें तो ये होगा 1s2 2s2 2p6 3s1। ठीक है, तो वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं? आउटर मोस्ट शेल क्या है? n इज इक्वल टू 3, इसमें कितने इलेक्ट्रॉन है? 1। करेक्ट, तो यानी कि इसका ग्रुप नंबर क्या हो जाएगा? 1, और देखो ये ग्रुप नंबर 1 में लाई करता है। करेक्ट, अब बात करते हैं पी ब्लॉक एलिमेंट्स की। तो पी ब्लॉक एलिमेंट्स के केस में ग्रुप नंबर इज इक्वल टू 10 प्लस नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन द वैलेंस शेल। ठीक है, पी ब्लॉक कहां पर है मेरा? ये 13 से लेकर के 18 तक, ये जो है ये मेरा पी ब्लॉक एलिमेंट्स है। ठीक है ना, अब इनके केस में क्या होगा कि 10 प्लस नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स, ये हो जाएगा ग्रुप नंबर। चलो इसमें भी एक एग्जाम्पल ले लेते हैं। तो इसके केस में लेट अस सपोज हम लेते हैं नाइट्रोजन का एग्जाम्पल। तो चलो इसके केस में भी एक एग्जाम्पल ले लेते हैं, हम नाइट्रोजन का एग्जाम्पल लेते हैं। ये हो जाएगा 1s2 2s2 2p3। ठीक है, तो यहां पर मेरे पास वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं टोटल? आपको कुछ बच्चे बोलेंगे 3, पर 3 नहीं है। वैलेंस इलेक्ट्रॉन मतलब आउटर मोस्ट शेल में। आउटर मोस्ट शेल क्या है? n इज इक्वल टू 2, तो यानी कि ये दोनों ही आएगा ना आउटर मोस्ट शेल में। तो टोटल कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं? 5, राइट। तो ग्रुप नंबर क्या हो जाएगा? ग्रुप नंबर हो जाएगा 10 प्लस 5 यानी कि 15। तो नाइट्रोजन कौन से ग्रुप में है? देखो बिल्कुल 15 ग्रुप में ही तो है। ठीक है, अच्छा अब अगर बात करें हम डी ब्लॉक एलिमेंट्स की, तो डी ब्लॉक एलिमेंट्स के केस में ग्रुप नंबर इज इक्वल टू द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन n-1 डी सब शेल प्लस नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन द वैलेंस शेल। तो डी ब्लॉक कौन से हैं? ये ग्रुप नंबर 3 से लेकर के 12 तक, ये जो बीच वाले जो ये एलिमेंट्स हैं ये हैं हमारे डी ब्लॉक एलिमेंट्स। ठीक है, तो अब इनमें भी एक लेट्स टेक वन एग्जाम्पल, रैंडमली कोई भी एक एग्जाम्पल लेते हैं। लेट अस सपोज हम बात करते हैं स्कैंडियम की। तो इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होगा? 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 3d1, ये हो जाएगा इसका कॉन्फ़िगरेशन। अब यहां पर देखो आउटर मोस्ट शेल
के अंदर कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं? तो इसका आउटर मोस्ट शेल क्या है? वैलेंस शेल क्या हो जाएगा? n इज इक्वल टू 4 के कॉरेस्पॉन्डिंग ये हो जाएगा वैलेंस शेल। और वैलेंस शेल से पहले वाला शेल कौन सा है? n-1d सब शेल कौन सा है? ये वाला है। तो टोटल इनमें कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं? इसमें 2 हैं और इसमें 1 है। तो यानी कि टोटल 3 हो गया। सो 3 विल बी द ग्रुप नंबर। समझ आया? मतलब डी ब्लॉक के केस में वैलेंस शेल में जितने इलेक्ट्रॉन्स हैं प्लस वैलेंस के पहले वाले डी सब शेल के अंदर कितने इलेक्ट्रॉन हैं, ये दोनों को ऐड करना पड़ेगा, तब हमें मिलेगा ग्रुप नंबर। तो अभी तक हमने जो भी एस पी डी एफ ब्लॉक एलिमेंट्स के बारे में पढ़ा उसमें से हम देखते हैं कि एस ब्लॉक एलिमेंट्स, डी ब्लॉक एलिमेंट्स और एफ ब्लॉक एलिमेंट्स ये सारे मेटल्स हैं। और पी ब्लॉक एलिमेंट्स के अंदर हमें देखने को मिलता है नॉन मेटल्स एंड मेटलॉइड्स। तो इससे हमें यह भी आइडिया लगा कि पीरियोडिक टेबल में मेजॉरिटी में कौन है? मेटल्स है। इनफैक्ट मोर देन 78% ऑफ द एलिमेंट्स आर मेटल्स। तो इससे पहले कि हम इस बारे में थोड़ा और डिस्कस करें, एक बार मैं चेक कर लेती हूँ कि सबको मेटल्स और नॉन मेटल्स का डिस्टिंक्शन तो याद है। हालांकि मुझे पता है कि आप जूनियर क्लासेस से पढ़ते आ रहे हो कि कुछ इस तरह के डिफरेंसेस, जैसे कि अगर हम मेटल्स की बात करें, सो दे आर यूजुअली सॉलिड्स एट रूम टेम्परेचर। अब आप कहोगे कि मैम मरकरी तो सॉलिड नहीं है बट वो मेटल है। यार जब केमिस्ट्री पढ़ रहे हो ना, एक्सेप्शंस के लिए रेडी रहना, क्योंकि केमिस्ट्री में ऑलमोस्ट हर जगह आपको एक्सेप्शन मिल ही जाएगा। तो मरकरी भी एक ऐसा ही एक्सेप्शन है। दूसरी तरफ हम नॉन मेटल्स की बात करें तो दे आर यूजुअली सॉलिड्स और गैसेस एट रूम टेम्परेचर। अगर बात करें मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट की, तो मेटल्स हैव हाई मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट, नॉन मेटल्स हैव लो मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट। अगेन वहां भी एक एक्सेप्शन है बोरोन और कार्बन का। अगर हम बात करें कुछ और प्रॉपर्टीज की, जैसे कि मेटल्स जो होते हैं दे आर मैलिएबल, डक्टाइल एंड सोनोरस। सबको पता है ना ये क्या है? मैलिएबल मतलब उसे हम थिन शीट्स में बीट कर सकते हैं। देखा होगा एल्यूमिनियम का जो शीट मिलता है, करेक्ट। उसी तरह डक्टाइल मतलब उसे हम चेन की तरह वी कैन ड्रॉ इट इनटू वायर्स। जो गोल्ड वगैरह की जो ज्वेलरी बनती है उसी तरह से बनती है, गोल्ड सिल्वर वगैरह। सोनोरस की बात करें तो स्कूल का वो घंटी ढंग 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 जो बजता है, क्यों? क्योंकि मेटल्स हैव दैट प्रॉपर्टी ऑफ प्रोड्यूसिंग दैट साउंड। लेकिन इनमें से कोई भी प्रॉपर्टीज आपको नॉन मेटल्स में नहीं मिलेगी। तो बच्चों आप समझते हैं कि मेटालिक कैरेक्टर और नॉन मेटालिक कैरेक्टर का ट्रेंड कैसा है अपने पीरियोडिक टेबल में, ठीक है। तो सबसे पहले समझते हैं मेटालिक कैरेक्टर। मेटालिक कैरेक्टर होता क्या है? मेटल्स की क्या टेंडेंसी होती है? मेटल्स जो है वो हमेशा इलेक्ट्रॉन लूज करने की टेंडेंसी होती है, वो इलेक्ट्रॉन लूज करती हैं, वो मेटल्स हैं। ये सबको पता है, ठीक है। अब हम देखते हैं कि जैसे जैसे हम किसी भी ग्रुप के नीचे की तरफ आते हैं, ऊपर से नीचे आते हैं, तो एलिमेंट का मेटालिक कैरेक्टर बढ़ता रहता है। यानी कि जैसे जैसे हम एक ग्रुप में ऊपर से नीचे आते हैं तो वो एलिमेंट जो है और इजीली इलेक्ट्रॉन लूज कर देता है। बट ऐसा क्यों होता है? आप ये नोटिस करोगे कि जैसे जैसे किसी ग्रुप में हम ऊपर से नीचे आते हैं, उनके जब आप इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन देखोगे तो हर एक स्टेप में हमारा एक नया शेल ऐड हो जाता है। जैसे अगर हम हाइड्रोजन से लिथियम पे आते हैं, लिथियम से सोडियम पे आते हैं, सोडियम से पोटेशियम पे आते हैं, तो हम क्या देखते हैं? एक एक नया शेल ऐड हो रहा है हर स्टेप में। कैसे? अगर हम हाइड्रोजन की कॉन्फ़िगरेशन की बात करें तो क्या है? 1s1, ठीक है। अब अगर हम लिथियम के कॉन्फ़िगरेशन की बात करें तो क्या है? 1s2, 2s1, ठीक है। अब अगर हम सोडियम के कॉन्फ़िगरेशन की बात करें तो क्या है? 1s2, 2s2, 2p6, 3s1, राइट। तो इसका मतलब जैसे जैसे हम नीचे जा रहे हैं क्या हो रहा है? हर एक स्टेप में मेरा एक और नया शेल ऐड होता जा रहा है, जिसकी वजह से जो मेरा वैलेंस इलेक्ट्रॉन है वो न्यूक्लियस से और दूर जाता जा रहा है कि नहीं? तो मतलब पहले अगर मेरा वैलेंस इलेक्ट्रॉन ये ग्रीन वाले शेल में था, जो सबसे इनर मोस्ट शेल है, तो उस समय इलेक्ट्रॉन उसको ज़्यादा कस के पकड़ा हुआ था तो उसका छूट के जाना थोड़ा मुश्किल था। बट जैसे जैसे ये इलेक्ट्रॉन से दूर जा रहा है तो इलेक्ट्रॉन का तो न्यूक्लियस का कंट्रोल जो है उस पर कम हो रहा है कि नहीं? तो उस केस में जो इलेक्ट्रॉन है वो आसानी से छूट के निकल जाएगा।
तो यानी कि इलेक्ट्रॉन को लूज करने की जो टेंडेंसी है वो और बढ़ती जाएगी। तो जैसे जैसे हम किसी भी ग्रुप में ऊपर से नीचे आएंगे, हम क्या देखेंगे कि इलेक्ट्रॉन लूज करने की टेंडेंसी बढ़ती जाती है, जिसकी वजह से मेटालिक कैरेक्टर बढ़ता जाता है। अब बात करते हैं कि क्या होगा जब हम एक पीरियड में लेफ्ट से राइट की तरफ चलेंगे, तब क्या होगा मेटालिक कैरेक्टर के साथ। तब हम देखते हैं कि जो मेटालिक कैरेक्टर है वो डिक्रीज होता है। अब ऐसा क्यों होता है भाई, चलो देखते हैं। अब इस केस में क्या होता है, लेट्स से हम सेकंड पीरियड का एग्जांपल लेते हैं, ठीक है। सबसे पहला है लिथियम, फिर बेरिलियम, फिर बोरोन। क्या हो रहा है इनके साथ, जैसे जैसे हम लिथियम से बेरिलियम पे जा रहे हैं या बेरिलियम से बोरोन पे जा रहे हैं, तो इनका एटॉमिक नंबर बढ़ रहा है। एटॉमिक नंबर बढ़ रहा है तो क्या हो रहा है कि जो बीच का जो न्यूक्लियस है ना, उसका चार्ज बढ़ रहा है, क्योंकि एटॉमिक नंबर बढ़ रहा है तो नंबर ऑफ प्रोटॉन्स बढ़ रहा है। तो अगर लिथियम में 3 प्रोटॉन्स थे, तो जब तक हम ऑक्सीजन पे पहुंच रहे हैं तो उसके 8 प्रोटॉन्स हैं, तो न्यूक्लियर का चार्ज जो है +3 से +8 हो गया, है कि नहीं। तो न्यूक्लियर चार्ज बढ़ रहा है, लेकिन जो बाहर जो इलेक्ट्रॉन ऐड हो रहा है वो उसी शेल में ऐड हो रहा है, राइट। हमने पढ़ा है कि एक पीरियड में लाई करने वाले सारे एलिमेंट्स के n की वैल्यू सेम होती है, क्योंकि ये सारे एलिमेंट्स, चाहे लिथियम है, बेरिलियम है, बोरोन है, कार्बन है, ऑक्सीजन है, ये सारे जो है सेकेंड पीरियड में लाई करते हैं। यानी कि इन सब के इलेक्ट्रॉन्स जो हैं वो n = 2 में ही ऐड हो रहे हैं, राइट। तो मतलब इलेक्ट्रॉन तो यहीं पर ऐड हो रहे हैं, लेकिन जो मेरा न्यूक्लियस है ना, उसका चार्ज बढ़ता जा रहा है। अब वो और पॉजिटिव होता जा रहा है। अब वो चूंकि और पॉजिटिव होता जा रहा है, तो वो इलेक्ट्रॉन्स को अपनी तरफ खींच रहा है, राइट। तो इलेक्ट्रॉन्स को वो अपनी तरफ खींच के रखेगा, तो इलेक्ट्रॉन इतनी आसानी से निकल तो नहीं पाएंगे, है कि नहीं। तो इसीलिए जो मेटालिक कैरेक्टर है वो रिड्यूस हो रहा है, लेकिन जो नॉन मेटालिक कैरेक्टर है वो बढ़ रहा है। नॉन मेटालिक कैरेक्टर क्या होता है, इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करने की टेंडेंसी। अब चूंकि न्यूक्लियर चार्ज इतना ज्यादा है, इसे ऐसे समझो, न्यूक्लियस तो पॉजिटिव है, अब वो जो है नेगेटिव चीज़ों को लेना चाह रहा है, तो वो इलेक्ट्रॉन को और खींच रहा है, तो यानी कि उसकी इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करने की टेंडेंसी बढ़ रही है। तो इसीलिए जब भी आप किसी ग्रुप में ऊपर से नीचे की तरफ जाते हो तो मेटालिक कैरेक्टर इंक्रीज होता है, और जब भी आप कभी किसी पीरियड में लेफ्ट से राइट की तरफ जाते हो तो नॉन मेटालिक कैरेक्टर इंक्रीज होता है। और इसीलिए आप देखोगे पीरियोडिक टेबल में राइट हैंड साइड पे क्या है, सारे नॉन मेटल्स हैं। तो अब चूंकि हम मेटल्स और नॉन मेटल्स की बात कर ही रहे हैं, तो कुछ टर्मिनोलॉजीज, कुछ चीजों के नाम भी बता देते हैं। तो इस पीरियोडिक टेबल के अंदर मेटल्स के अंदर क्या क्या है, एस ब्लॉक एलिमेंट्स ग्रुप 1 में सारे मेटल्स हैं, इनका नाम है एल्कली मेटल्स। ग्रुप 2 सारे मेटल्स हैं, इन्हें हम कहते हैं एल्कलाइन अर्थ मेटल्स, ठीक है। अब बीच में ये जो ग्रुप 3 से लेके ग्रुप 12 तक के जो डी ब्लॉक एलिमेंट्स हैं, इन्हें हम कहते हैं ट्रांजिशन मेटल्स। और ये जो एफ ब्लॉक वाले मेटल्स हैं, उन्हें हम कहते हैं इनर ट्रांजिशन मेटल्स। इनर ट्रांजिशन क्यों, क्योंकि वो ट्रांजिशन के अंदर ही कहीं लाई करते हैं, तो इसीलिए वो है इनर ट्रांजिशन मेटल्स। अब बात करते हैं नॉन मेटल्स की। नॉन मेटल्स के अंदर देखो, जो बिल्कुल राइट मोस्ट हमारा ग्रुप है, यानी कि ग्रुप 18, उन्हें हम कहते हैं नोबल गैसेस। वो बड़े ही नोबल हैं, किसी के भी साथ झगड़ा नहीं करते, रिएक्ट नहीं करते, वो बिल्कुल नॉन रिएक्टिव हैं, ठीक है। तो वो हैं हमारे नोबल गैसेस। ग्रुप 17 यानी कि उनके पड़ोसी ग्रुप 17 वाले जितने हैं उन्हें हम कहते हैं हैलोजेंस, और ग्रुप 16 वाले जितने हैं उन्हें हम कहते हैं कैल्कोजेंस। अब अगर हम पीरियोडिक टेबल पर थोड़ा और गौर करें तो हम देखते हैं कि मेटल्स और नॉन मेटल्स के बीच में कुछ ऐसे एलिमेंट्स भी हैं जिनके अंदर मेटल्स और नॉन मेटल्स दोनों की प्रॉपर्टीज हैं, और उन्हें हम कहते हैं मेटलॉइड्स। जैसे कि ये वाले एलिमेंट्स, जैसे सिलिकॉन, जर्मेनियम, आर्सेनिक, ये सारे इस कैटेगरी में फॉल करते हैं। अब हम देखेंगे कि जैसे जैसे हम किसी भी ग्रुप में ऊपर से नीचे की तरफ आते हैं या किसी पीरियड में लेफ्ट से राइट की तरफ जाते हैं, तो हम देखते हैं कि उनके फिजिकल प्रॉपर्टीज में एक ट्रेंड दिखता है, ठीक है। फिजिकल प्रॉपर्टीज बोले तो जैसे कि उनकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, उनकी इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी, उनके एटॉमिक रेडियाई, इन सब में हम एक ट्रेंड नोटिस करते हैं, ठीक है। तो अभी हम क्या करेंगे, एक एक करके इन प्रॉपर्टीज को समझेंगे और उनके ट्रेंड को भी समझेंगे। तो सबसे पहले हम बात करेंगे एटॉमिक रेडियस की, ठीक है। अब जैसा कि हम सभी को पता है कि एटॉमिक रेडियस निकालना
बहुत सिंपल या स्ट्रेट फॉरवर्ड तो नहीं है। क्यों? क्योंकि हमने स्ट्रक्चर ऑफ एटम में देखा था कि एटम का जो स्ट्रक्चर होता है वो कैसा होता है, जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो एक फिक्स्ड ऑर्बिट में नहीं होते हैं, राइट? वो एक 3 डायमेंशनल इलेक्ट्रॉन क्लाउड की तरह होते हैं, राइट? तो उनका कोई फिक्स्ड बाउंड्री नहीं होता है। तो इसीलिए एटॉमिक रेडियस को कैलकुलेट करना इतना सिंपल नहीं होता है। हालांकि वी कैन कैलकुलेट एटॉमिक रेडियाई यूजिंग स्पेक्ट्रोस्कोपिक मेथड्स, और जो ट्रेंड हम नोटिस करते हैं वो कुछ ऐसा है कि किसी भी पीरियड के अक्रॉस, यानी कि जैसे जैसे हम लेफ्ट से राइट की तरफ जाते हैं किसी भी पीरियड में, तो एटॉमिक रेडियाई डिक्रीजेज। अब सबसे अहम सवाल, ऐसा क्यों होता है? तो चलो समझते हैं। तो जैसा कि हमने पहले भी देखा कि एक पीरियड में जितने भी एलिमेंट्स हैं उन सब के अगर हम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन देखें तो उनमें जो भी एक एक इलेक्ट्रॉन ऐड होता जा रहा है विद इंक्रीज इन एटॉमिक नंबर, वो सारे सेम शेल में ऐड हो रहे हैं, राइट? क्योंकि उनका n का वैल्यू तो सेम है, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर का वैल्यू सेम है, तभी वो सारे सेम पीरियड में है ना? तो अब हो कुछ यूं रहा है कि लेट अस सपोज ये उनके हाईएस्ट वैल्यू ऑफ n उनकी ये है, लेट अस जस्ट एज्यूम, मैं सिर्फ एक्सप्लेन करने के लिए ये एग्जाम्पल ले रही हूँ, ठीक है? तो ये मेरा nth शेल है। तो अब जैसे जैसे मैं लेफ्ट से राइट की तरफ जाऊंगी मेरा एटॉमिक नंबर बढ़ रहा है। अब एटॉमिक नंबर बढ़ रहा है तो उसमें एक एक इलेक्ट्रॉन और आता जा रहा है, राइट? बट ये सारे इलेक्ट्रॉन इसी शेल में ऐड होते जा रहे हैं, ठीक है? बट एटॉमिक नंबर के बढ़ने की वजह से जो बीच में मेरा न्यूक्लियस है उस न्यूक्लियर का चार्ज भी बढ़ रहा है। क्यों? क्योंकि न्यूक्लियस का चार्ज किससे बढ़ता है? प्रोटॉन से, राइट? तो जब मैं लिथियम पर हूं तो उसमें 3 प्रोटॉन्स है, बट जब मैं राइट की तरफ जाते जाते ऑक्सीजन पे पहुंचती हूं तो उसमें 8 प्रोटॉन्स है, राइट? तो मतलब जैसे जैसे मैं लेफ्ट से राइट की तरफ जाऊंगी तो क्या होगा, मेरे न्यूक्लियस का जो चार्ज है वो बढ़ता जाएगा और जो इलेक्ट्रॉन्स ऐड हो रहे हैं वो उसी शेल में ऐड होते रहेंगे, ठीक है? अब इससे क्या होगा, ये मान लो मेरा न्यूक्लियस है, ठीक है? और ये मान लो मेरा इलेक्ट्रॉन है nth शेल पे, ठीक है? अब इसके ना साइजेस पे फोकस मत करना, मैं सिर्फ कॉन्सेप्ट को समझाने के लिए ये एग्जांपल ले रही हूँ। तो मैं कह रही हूँ कि जो मेरा न्यूक्लियर का जो चार्ज है वो बढ़ता जा रहा है, यानी कि मेरा जो न्यूक्लियस है ना ये स्ट्रांग होता जा रहा है और पॉजिटिव होता जा रहा है। और पॉजिटिव होगा तो क्या करेगा, ये इस नेगेटिवली चार्ज इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींचेगा, है कि नहीं? इसे अगर अपनी तरफ खींचेगा तो ओवरऑल मेरा जो एटम का जो रेडियस है वो क्या होगा, वो छोटा होगा, राइट? क्योंकि ये इलेक्ट्रॉन, मैंने जैसे कि बताया, कोई फिक्स्ड बाउंड्री तो होती नहीं है, इसको अगर न्यूक्लियस ने खींच लिया पास में तो इस पूरे एटम का जो साइज है वो छोटा हो गया। तो एग्जैक्टली यही कॉन्सेप्ट होता है जिसकी वजह से पीरियड में जब हम लेफ्ट से राइट की तरफ जाते हैं तो एटॉमिक रेडियाई जो है वो डिक्रीज होते रहता है। अब बात करते हैं ग्रुप की। ग्रुप में जब हम ऊपर से नीचे की तरफ जाते हैं तो एटॉमिक रेडियाई इंक्रीज होता है। अब आप क्यूरियस होगे कि ऐसा क्यों होता है। अब देखो, ग्रुप में कुछ ऐसा होता है, जब हम ऊपर से नीचे आते हैं, जैसे हाइड्रोजन से लिथियम, लिथियम से सोडियम, सोडियम से पोटेशियम, जैसे जैसे नीचे आते हैं हर एक एलिमेंट के साथ हमारे n की वैल्यू बढ़ती जाती है, राइट? n इज इक्वल टू 1, फिर n इज इक्वल टू 2, यानी कि नंबर ऑफ शेल्स जो हैं वो बढ़ते जाते हैं, करेक्ट? अब जब ऐसा होता है तो क्या होता है, देखो एक तो इसको देख के ही पता लग रहा है कि जब नंबर ऑफ शेल्स बढ़ते जाएंगे तो मेरा एटम का साइज बढ़ेगा। हमने ऑलरेडी पढ़ा था कि प्रिंसिपल क्वांटम नंबर बढ़ गया मतलब साइज बढ़ गया। देखो यहाँ साफ दिख रहा है, जब n की वैल्यू 1 है तो ये साइज था, जब n की वैल्यू 4 है तो ये साइज है, करेक्ट? तो साइज मेरा n के साथ बढ़ते जा रहा है। तो ठीक उसी तरीके से जैसे जैसे हम ग्रुप में नीचे आएंगे तो मेरा एटॉमिक रेडियाई बढ़ता जाएगा। अब बात करेंगे हम आयोनिक रेडियाई की। आयन क्या होता है ये? जब भी कोई एटम एक इलेक्ट्रॉन लूज करता है या फिर गेन करता है तो वो बन जाता है आयन। जब कोई एटम एक इलेक्ट्रॉन लूज करता है तो क्या होता है, वो नेगेटिवली चार्ज्ड इलेक्ट्रॉन लूज कर रहा है, यानी कि उसके अंदर नेगेटिव चार्ज कम हो जा रहा है और क्या ज्यादा हो जा रहा है, पॉजिटिव चार्ज। तो यानी कि कोई भी एटम इलेक्ट्रॉन को लूज करने पे बन जाता है पॉजिटिवली चार्ज्ड आयन। समझ आया? ठीक उसी तरह से कोई भी एटम अगर एक इलेक्ट्रॉन को गेन करता है तो उसके पास एक्सेस में नेगेटिव चार्ज हो जाता है, इसीलिए वो बन जाता है नेगेटिवली चार्ज्ड आयन। ठीक है?
अब एक पॉजिटिवली चार्ज आयन को हम कहते हैं कैटायन और एक नेगेटिवली चार्ज आयन को हम कहते हैं एनायन। बहुत से बच्चों को, इनफैक्ट जब मैं स्टूडेंट थी कई सालों तक मुझे ना ये कंफ्यूजन रहता था कि कैटायन पॉजिटिव वाला होता है कि नेगेटिव वाला होता है। ठीक है, तो इसे याद रखने के लिए ऐसे याद रखना, एनायन मतलब ए नेगेटिव आयन। ठीक है, तो नेगेटिव वाला एनायन है तो ऑब्वियसली पॉजिटिव वाला कैटायन है। ठीक है, ओके। तो अब हम आयोनिक रेडियाई को एस्टिमेट कैसे करते हैं? तो बेसिकली ये आयंस होते कहाँ पर है? आयोनिक क्रिस्टल्स में। तो हम क्या करते हैं कि आयोनिक क्रिस्टल्स के अंदर दो आयन के बीच का जो डिस्टेंस है उसके हेल्प से हम आयोनिक रेडियस का अंदाजा लगाते हैं। समझ नहीं आया? एग्जाम्पल लेते हैं। लेट अस सपोज हम बात करते हैं सोडियम क्लोराइड की। ठीक है, इसके अंदर सोडियम आयंस है, क्लोराइड आयंस है। ठीक है, हम क्या करेंगे कि सोडियम आयन और क्लोरीन आयन के बीच का जो डिस्टेंस है उसे मेजर कर लेंगे और उसका जो हाफ है दैट विल बी अप्रॉक्सीमेटली द आयोनिक रेडियस। ठीक है, तो मतलब इस तरीके से हम एक आयोनिक रेडियस का अंदाजा लगा सकते हैं, एक एस्टिमेट लगा सकते हैं। अब अगर हम पीरियोडिक टेबल में ट्रेंड की बात करें तो हम देखते हैं कि आयोनिक रेडियाई जो है ये भी एटॉमिक रेडियाई के जैसा ही एक सिमिलर ट्रेंड फॉलो करता है। हम देखते हैं कि कोई भी कैटायन जो है वो एटम से छोटा होता है और कोई भी एनायन जो है वो उसके एटम से बड़ा होता है। अब आप फिर से वही सवाल पूछोगे कि ऐसा क्यों? क्योंकि जब मैं कैटायन की बात कर रही हूं वो क्या है? पॉजिटिवली चार्ज है। पॉजिटिवली चार्ज क्यों है? क्योंकि उसने इलेक्ट्रॉन लूज किया है। ठीक है, अब अगर उसने इलेक्ट्रॉन लूज किया है तो हमारी कहानी कुछ ऐसी है कि बीच में जो न्यूक्लियस का जो चार्ज है वो तो उतना ही है क्योंकि प्रोटॉन तो लूज नहीं किया है, लेकिन जो बाहर के इलेक्ट्रॉन है उसमें से एक इलेक्ट्रॉन कम हो गया है। तो मतलब मेरा न्यूक्लियस तो उतना ही स्ट्रांग है, उतना ही स्ट्रांगली पॉजिटिव है, राइट? तो वो क्या करेगा, जो बचे हुए नेगेटिवली चार्ज्ड इलेक्ट्रॉन्स हैं उसको अपनी तरफ खींच लेगा, राइट? तो इसकी वजह से इसका साइज हो जाएगा छोटा। और दूसरी तरफ जब हम बात करेंगे एनायन की, तो एनायन में क्या हो रहा है, उसमें एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन्स आ जा रहे हैं, करेक्ट? तो अब एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन्स आ जा रहे हैं मतलब इसमें ज्यादा इलेक्ट्रॉन्स हैं। अब चूंकि इतने सारे इलेक्ट्रॉन्स हैं तो उनके आपस में रिपल्शन भी है, राइट? रिपल्शन है मतलब वो एक दूसरे से दूर रहना चाहते हैं, पास नहीं आना चाहते। तो एज अ रिजल्ट ओवरऑल मेरा जो रेडियस है वो बढ़ जा रहा है, वो जो साइज है वो बढ़ जा रहा है। अब हम बात करेंगे आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीशीज की। बहुत ज़्यादा ध्यान देना सभी लोग, क्योंकि इसके ऊपर बेस्ड कई बार आपको क्वेश्चन भी पूछे जाते हैं। ठीक है, अब जैसे ही मैंने ये बात बोली तो सबका ध्यान अचानक से आ जाएगा, यार क्वेश्चन आएगा। तो सुनो, बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट है। आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीसीज क्या होते हैं? ये आइसो इलेक्ट्रॉनिक मतलब जिनके नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स सेम होते हैं, ऐसे एटम्स या आयंस विच हैव सेम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। अगर मैं एग्जाम्पल लेती हूँ नियॉन का, नियॉन के अंदर कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं? 10। ठीक है, अब अगर मैं कहूँ Na+, इसके अंदर कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं? 10। अगर मैं बात करूँ F- यानी कि फ्लोराइड आयन, इसके अंदर कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं? 10। तो देखो, है तो ये सारे अलग अलग एलिमेंट्स बट सब में सेम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है। तो ये एक एग्जाम्पल हो गया आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीशीज का। ठीक है, अब अगर मैं पूछूं कि इनके साइजेस का क्या, इन सब में तो बराबर नंबर के इलेक्ट्रॉन्स हैं, तो क्या इन सब का साइज सेम होगा? इनका आयोनिक रेडियाई जो है क्या वो सेम होगा? अब बहुत से बच्चे कहेंगे कि हाँ, सब में तो सेम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हैं तो सेम ही होना चाहिए, बट ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि इनके नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स तो सेम है लेकिन इनके एटॉमिक नंबर्स अलग हैं। अब एटॉमिक नंबर्स अलग हैं तो इनका न्यूक्लियर चार्ज भी तो अलग होगा, है कि नहीं? फिर से इसी को देखो, न्यूक्लियस मेरा यहाँ कहीं बीच पे है, राइट? तो न्यूक्लियस का तो चार्ज अलग अलग है ना। जब मैं बात कर रही हूँ सोडियम की तो मेरे न्यूक्लियस के अंदर तो 11 प्रोटॉन्स हैं, यानी कि न्यूक्लियस का जो चार्ज है दैट इज +11। लेकिन जब मैं फ्लोरीन की बात कर रही हूँ तो मेरा न्यूक्लियर चार्ज इज +9, करेक्ट? तो न्यूक्लियस का जो पॉजिटिव चार्ज है वो अलग है तीनों केस में, बट तीनों केस में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इज सेम। ठीक है, तो अब इस केस में लॉजिकली क्या होना चाहिए? जिसके पास न्यूक्लियस के अंदर ज्यादा पॉजिटिव चार्ज है, मतलब उसका न्यूक्लियस ज्यादा स्ट्रांग है, इलेक्ट्रॉन्स को अपनी तरफ ज्यादा खींचेगा, तो क्या होगा? इसका साइज
छोटा होगा। जब न्यूक्लियस इलेक्ट्रॉन्स को अपनी तरफ खींचेगा तो ओवरऑल उसका साइज छोटा होगा। तो इसका मतलब जिस वाले स्पीशीज का एटॉमिक नंबर ज्यादा होगा उसका रेडियाई छोटा होगा। अब जो अगला प्रॉपर्टी हम डिस्कस करने वाले हैं वो है आयोनाइजेशन एंथैल्पी। तो ये होता क्या है? एंथैल्पी वर्ड का मतलब होता है मेजर ऑफ हीट इन अ सिस्टम, किसी भी सिस्टम में कितना हीट है। आयोनाइजेशन एंथैल्पी का मतलब होता है कि एनर्जी रिक्वायर्ड टू रिमूव एन इलेक्ट्रॉन फ्रॉम एन एटम इन इट्स ग्राउंड स्टेट। ठीक है, मतलब किसी भी एटम से अगर मुझे एक इलेक्ट्रॉन निकालना है तो मुझे कुछ एनर्जी देना पड़ेगा उसे निकालने के लिए। इलेक्ट्रॉन यूं ही तो निकल के नहीं आएगा, राइट? एंड दैट एनर्जी इज कॉल्ड आयोनाइजेशन एंथैल्पी। अब यहां पर हम एक इंटरेस्टिंग सी चीज देखते हैं। जब हम किसी भी एटम से पहला इलेक्ट्रॉन निकालते हैं तो कौन सा वो पहला इलेक्ट्रॉन होता है जो निकल के आता है? सबसे आसानी से कौन सा इलेक्ट्रॉन निकलेगा? जो न्यूक्लियस से बहुत स्ट्रांगली जुड़ा हुआ नहीं है, मतलब जिसके ऊपर न्यूक्लियस का कंट्रोल सबसे कम है, राइट? फॉर एग्जाम्पल अगर मैं इस तरह के एक एटम की बात करूं, ठीक है, जस्ट एन एग्जाम्पल टू हेल्प यू अंडरस्टैंड। तो लेट अस सपोज ये जो रेड वाला शेल है ना, ये न्यूक्लियस मेरा सेंटर पे है, तो न्यूक्लियस से सबसे दूर है, यानी कि इस रेड वाले शेल पे लाई करने वाला कोई भी इलेक्ट्रॉन पे न्यूक्लियस का बहुत ज़्यादा जोर नहीं है। तो पहला इलेक्ट्रॉन जब निकलेगा तो यही वाला निकलेगा, राइट? तो यानी कि रेड शेल से इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए मुझे कंपैरेटिवली कम एनर्जी देनी पड़ेगी क्योंकि ये इलेक्ट्रॉन आसानी से निकल जाएगा। बट ब्लू वाले से निकालने के लिए उससे ज़्यादा एनर्जी देनी पड़ेगी, ग्रीन वाले से निकालने के लिए और मुश्किल रहेगा तो और एनर्जी देनी पड़ेगी, ऑरेंज वाले से निकालने के लिए और ज़्यादा एनर्जी देनी पड़ेगी, राइट? तो ये जो रेड वाले शेल से जो इलेक्ट्रॉन निकलता है वो ही मेरा पहला इलेक्ट्रॉन निकलता है, करेक्ट? एंड दैट एनर्जी इज कॉल्ड फर्स्ट आयोनाइजेशन एंथैल्पी। तो इसीलिए हम देखते हैं कि जो फर्स्ट आयोनाइजेशन एंथैल्पी होती है दैट इज लेसर देन सेकेंड आयोनाइजेशन एंथैल्पी, दैट इज लेसर देन थर्ड आयोनाइजेशन एंथैल्पी एंड सो ऑन। ठीक है, तो आई गेस अब सबको ये तो समझ आ गया कि व्हाट इज आयोनाइजेशन एंथैल्पी। तो चलो अब ये देखते हैं कि पीरियोडिक टेबल में आयोनाइजेशन एंथैल्पी का क्या ट्रेंड दिखता है हमें। तो अगर हम बात करें एक पीरियड की, ठीक है, तो एक पीरियड के अक्रॉस, यानी कि जब हम लेफ्ट से राइट की तरफ जाते हैं किसी भी पीरियड में, तो हम देखते हैं कि आयोनाइजेशन एंथैल्पी इंक्रीजेस। ऐसा क्यों होता है? वही सेम लॉजिक, जब हम लेफ्ट से राइट की तरफ जाते हैं तो न्यूक्लियस का जो चार्ज है वो बढ़ता जाता है क्योंकि एटॉमिक नंबर बढ़ रहा है, राइट? लेकिन जो नए इलेक्ट्रॉन्स ऐड हो रहे हैं वो उसी शेल में ऐड हो रहे हैं, ठीक है। अब न्यूक्लियस का चूंकि चार्ज जो है ज़्यादा पॉजिटिव होता जा रहा है तो न्यूक्लियस बहुत स्ट्रांग हो रहा है, तो ये इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ पकड़ के रखा हुआ है। तो अब इस इलेक्ट्रॉन को यहाँ से निकालना बहुत आसान नहीं है। तो जैसे जैसे हम राइट की तरफ जाएंगे इस इलेक्ट्रॉन को निकाल पाना और मुश्किल होता जाएगा, यानी कि इसे निकालने के लिए और ज़्यादा एनर्जी देनी पड़ेगी, यानी कि आयोनाइजेशन एंथैल्पी बढ़ती चली जाएगी। अब देखते हैं कि जब हम ग्रुप में ऊपर से नीचे की तरफ आते हैं तो आयोनाइजेशन एंथैल्पी की वैल्यू डिक्रीज होती रहती है। ऐसा क्यों होता है? अब जब हम ग्रुप में ऊपर से नीचे की तरफ आते हैं तो विथ एवरी एलिमेंट हमारे शेल्स इंक्रीज होते रहते हैं, ठीक है। तो अब जब शेल्स इंक्रीज होते रहते हैं तो क्या हो रहा है, जो ये बाहर का जो इलेक्ट्रॉन है ये न्यूक्लियस से दूर जाता जा रहा है। तो इसका मतलब ग्रुप में जैसे जैसे हम नीचे जा रहे हैं मेरा ये जो बाहर वाला इलेक्ट्रॉन है ये न्यूक्लियस से दूर आता जा रहा है, क्योंकि बीच में जो है नए नए शेल्स ऐड होते जा रहे हैं, राइट, एक एक नया शेल ऐड होते जा रहा है। तो अब जो ये बाहर वाला इलेक्ट्रॉन है इसके ऊपर इस न्यूक्लियस का इतना जोर नहीं है, इसीलिए अगर इस इलेक्ट्रॉन को किसी को निकालना हो तो वो आसानी से निकाल सकता है। तो इसीलिए ग्रुप में जब हम ऊपर से नीचे की तरफ आते हैं तो आयोनाइजेशन एंथैल्पी जो है वो डिक्रीज होती रहती है। तो यहाँ पर हम एक कंपैरिजन करते हैं बेरिलियम और बोरॉन का। So let's see which has more first ionization enthalpy। तो ये जो है आप कह सकते हो कि इसका बिहेवियर थोड़ा एनोमैलस है या फिर दिस इज एन एक्सेप्शन। जब हमने जो जनरल रूल पढ़ा था उसके साथ कंपेयर करेंगे तो वी विल सी दिस इज एन एक्सेप्शन। कैसे, चलो देखते हैं। तो सबसे पहले ये जानने के लिए देखो बेरिलियम कहाँ पर है, यहाँ पर, बोरॉन यहाँ पर है, ठीक है। अब
हमने क्या देखा था कि जैसे ही हम किसी पीरियड में लेफ्ट से राइट की तरफ जाते हैं तो आयोनाइजेशन एंथैल्पी क्या होता है, आयोनाइजेशन एंथैल्पी जो है इट इंक्रीजेस, राइट। ये हमारा जनरल रूल था। तो इस रूल के हिसाब से बोरोन का आयोनाइजेशन एंथैल्पी शुड बी मोर देन बेरिलियम, है ना। लेकिन देखो अभी यहां पर हम क्या निकल के आता है। तो बेरिलियम का अगर मैं इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखूं तो इट विल बी 1s2 2s2। बोरोन का अगर मैं लिखूं तो इट विल बी 1s2 2s2 2p1। ठीक है। अगर मैं दोनों के न्यूक्लियर चार्ज की बात करूं तो बोरोन में न्यूक्लियर चार्ज होगा +4 और बेरिलियम में न्यूक्लियर चार्ज होगा +4 और बोरोन में होगा +5। ठीक है। अब एक लॉजिक है ये सोचने का कि यार न्यूक्लियर चार्ज जिसमें ज्यादा है उसका आयोनाइजेशन एंथैल्पी ज्यादा होगा। इनफैक्ट जनरल ट्रेंड में तो हम वैसे ही सोचते हैं, बट इस केस में क्या हो रहा है, हम देख रहे हैं कि बेरिलियम के केस में जो मेरा बाहर वाला इलेक्ट्रॉन है दैट इज इन s ऑर्बिटल, और हमें क्या पता है कि s ऑर्बिटल वाले जो इलेक्ट्रॉन होते हैं दे आर अट्रैक्टेड मोर टुवर्ड्स द न्यूक्लियस व्हेन कंपेयर्ड टू p इलेक्ट्रॉन, है ना। क्योंकि जब देखो ना आप s और p को अगर आप बनाते भी हो ना इसका डायग्राम, जैसे लेट्स से इफ वी टॉक अबाउट बेरिलियम, अगर बेरिलियम की बात करेंगे तो ये न्यूक्लियस है जिसमें +4 न्यूक्लियर चार्ज है, और उसके बाद ये 1s है जिसमें 2 इलेक्ट्रॉन है, ये 2s है जिसमें 2 इलेक्ट्रॉन है। ठीक है। अब अगर हम बोरॉन को बनाते हैं तो ये मेरा न्यूक्लियस है विथ +5 चार्ज, ये 1s है विथ 2 इलेक्ट्रॉन्स, ये 2s है विथ 2 इलेक्ट्रॉन्स, और उसके बाद 2p है विच इज इन दिस डबल डम्बल शेप, राइट। इसके अंदर एक इलेक्ट्रॉन है। ठीक है। तो कुछ इस तरह का अरेंजमेंट है यहाँ पर। तो हमें क्या पता है कि जो s ब्लॉक के इलेक्ट्रॉन होते हैं ना वो स्फेरिकल होते हैं, इसीलिए वो न्यूक्लियस से ज्यादा अट्रैक्टेड होते हैं। ठीक है। तो इसकी वजह से क्या होगा कि s ब्लॉक इलेक्ट्रॉन को निकालना जो है विल बी मोर डिफिकल्ट देन p ब्लॉक इलेक्ट्रॉन। तो यानी कि s ब्लॉक के इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए हमें ज्यादा एनर्जी की जरूरत पड़ेगी, राइट। तो हम क्या कह सकते हैं कि इट इज ईजियर टू रिमूव p इलेक्ट्रॉन देन s इलेक्ट्रॉन, राइट। यानी कि p इलेक्ट्रॉन किसके अंदर है, बोरॉन के केस में, और s इलेक्ट्रॉन कहां पर है, बेरिलियम के केस में। तो यानी कि बेरिलियम के केस में जो एनर्जी, यानी कि बोरॉन के केस में जो एनर्जी की जरूरत पड़ेगी दैट विल बी लेस देन दैट ऑफ बेरिलियम, है ना। तो इसीलिए हम कह सकते हैं कि अगर हम आयोनाइजेशन एंथैल्पी की बात कर रहे हैं तो वो जो है वो बोरॉन का विल बी लेस देन बेरिलियम। लेकिन जो हमने ट्रेंड पढ़ा था उस ट्रेंड के हिसाब से बेरिलियम शुड बी लेस देन बोरॉन, बट दिस इज एन एक्सेप्शन। एक और एक्सेप्शन की बात करेंगे दैट इज नाइट्रोजन एंड ऑक्सीजन। यहां पर भी होना क्या चाहिए था, देखो नाइट्रोजन कहां पर है, यहां पर है, ऑक्सीजन यहां पर है, और हमें क्या पता लेफ्ट टू राइट जैसे ही हम जाते हैं तो मेरा आयोनाइजेशन एंथैल्पी जो है वो इंक्रीज होता है, राइट। तो होना क्या चाहिए था, होना चाहिए था कि नाइट्रोजन का आयोनाइजेशन एंथैल्पी इज लेस देन ऑक्सीजन, ऐसा होना चाहिए था एज पर जनरल ट्रेंड, बट ऐसा होता नहीं है, होता कुछ और है। क्यों कुछ और होता है, चलो देखें। ठीक है। तो नाइट्रोजन का अगर हम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखें तो ये हो जाएगा 1s2 2s2 2p3। ऑक्सीजन का अगर लिखें तो ये होगा 1s2 2s2 2p4। तो अगर हम सिर्फ वैलेंस ऑर्बिटल पे फोकस करें, आउटर मोस्ट ऑर्बिटल पे, तो यहां पर p में जो है 3 इलेक्ट्रॉन है, तो इस तरीके से फिल होंगे वो, और यहां पर p में 4 इलेक्ट्रॉन्स हैं, तो ये कैसे फिल होंगे, ये कुछ इस तरीके से फिल होंगे। ठीक है। तो ऑक्सीजन में हम क्या देख रहे हैं कि ऑक्सीजन के केस में 2 इलेक्ट्रॉन एक ही बॉक्स के अंदर है, यानी कि यहां पर इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन रिपल्शन जो है वो ज्यादा होगा कंपेयर टू नाइट्रोजन, है ना। क्योंकि भले ही ये दोनों ऑपोजिट स्पिन के हैं बट हैं तो दोनों नेगेटिवली चार्ज्ड इलेक्ट्रॉन, तो रिपल्शन तो होगा, है ना। तो यहां पर इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन रिपल्शन होगा ज्यादा। ठीक है। जब इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन रिपल्शन ज्यादा होगा तो क्या होगा, तो इस केस में इन इलेक्ट्रॉन्स को निकालना जो है इट विल बी इजी,
राइट, क्योंकि इलेक्ट्रॉन के बीच में ऑलरेडी रिपल्शन है, तो एक इलेक्ट्रॉन को अगर उसमें से निकालना है तो इट इज इजी, तो इसीलिए यहां पर इजियर टू रिमूव इलेक्ट्रॉन है ना, चूंकि यहां पर इजीली रिमूव हो जाएगा, यानी कि यहां पर स्मॉलर आयोनाइजेशन एंथैल्पी है। तो इसीलिए जब हम आयोनाइजेशन एंथैल्पी की बात कर रहे हैं, तो जब हम आयोनाइजेशन एंथैल्पी की बात कर रहे हैं तो हम कह सकते हैं कि ऑक्सीजन का आयोनाइजेशन एंथैल्पी इज लेस देन नाइट्रोजन। तो यानी कि ये जनरल ट्रेंड फॉलो नहीं करता है, दिस इज एन एक्सेप्शन। तो अब हम अगले प्रॉपर्टी के बारे में डिस्कस करने वाले हैं, जो कि है इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी। तो ये कौन सी चीज है? इलेक्ट्रॉन गेन मतलब कोई भी एटम कितने आसानी से एक इलेक्ट्रॉन को गेन कर सकता है, मतलब कितनी आसानी से वो एक इलेक्ट्रॉन को अपने अंदर ले सकता है, उसे हम कहते हैं इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी। ठीक है, तो अब ये जो प्रोसेस होता है ना इलेक्ट्रॉन गेन का, इसके अंदर ये प्रोसेस एंडोथर्मिक भी हो सकता है और एक्सोथर्मिक भी हो सकता है। मतलब कुछ एटम्स के लिए ये एक्सोथर्मिक है, कुछ के लिए एंडोथर्मिक। एक्सोथर्मिक मतलब कि इलेक्ट्रॉन लेके वो खूब सारा एनर्जी रिलीज करेगा, एनर्जी बाहर आएगी, तो एक्सोथर्मिक। और एंडोथर्मिक मतलब उस इलेक्ट्रॉन को घुसाने के लिए हमें खूब सारा एनर्जी देना पड़ेगा, तो वो है एंडोथर्मिक। ठीक है, तो अब अगर हम बात करें ग्रुप 18 वाले एलिमेंट्स की, यानी कि नोबल गैसेस, ठीक है, उनके अंदर अगर हमें इलेक्ट्रॉन ऐड करवाना हो तो क्या होता है? वो इंटरेस्टेड नहीं होते हैं लेने के लिए। क्यों? क्योंकि वो तो स्टेबल है, राइट। ग्रुप 18 के जो नोबल गैसेस हैं, हीलियम है, आर्गन है, क्रिप्टन है, उनके फुल्ली फिल्ड इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है, बिल्कुल स्टेबल है। वो कहते हैं नहीं यार मुझे इलेक्ट्रॉन नहीं चाहिए, बट हम कहते हैं नहीं यार प्लीज एक इलेक्ट्रॉन ले लो। अब अगर हम इतना जबरदस्ती करके इलेक्ट्रॉन घुसाएंगे तो हमें एक्स्ट्रा एनर्जी तो देनी पड़ेगी। अब देखो एनर्जी यहाँ पर देनी क्यों पड़ती है, यहाँ पर जो है एंडोथर्मिक क्यों होता है इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी। आप जो है किसी भी नोबल गैस को उठाओ और उसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन देखो। लेट्स से वी टॉक अबाउट नियॉन। तो नियॉन का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होता है? 1s2 2s2 2p6। बिल्कुल खुश है, मस्त है, स्टेबल है। लेकिन मैं कह रही हूं कि नहीं यार एक इलेक्ट्रॉन तो ऐड करना पड़ेगा। अब अगर एक और इलेक्ट्रॉन नियॉन लेता है तो वो इलेक्ट्रॉन कहां जाएगा? 2p के बाद कौन सा आएगा नेक्स्ट ऑर्बिटल? 3s, राइट। तो यानी कि इस एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन को n=2 से n=3 पे जंप करना पड़ेगा, करेक्ट। तो यानी कि उसे बहुत सारी एनर्जी चाहिए होगा, तो ये एनर्जी कहां से आएगा? हमें देना पड़ेगा। ऊपर से उस एनर्जी पे जाके नियॉन जो है वो हाईली अनस्टेबल हो जाएगा, है कि नहीं, राइट। तो इसीलिए जितने भी हमारे ग्रुप 18 वाले नोबल गैसेस हैं, दे हैव पॉजिटिव वैल्यू ऑफ इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी एंड वेरी हाई पॉजिटिव वैल्यू। ठीक है, इनके अलावा अगर हम बाकियों की बात करें तो उनके केस में हम देखते हैं कि इलेक्ट्रॉन गेन करके उनमें एनर्जी रिलीज होती है। ठीक है, और जहां एनर्जी रिलीज होती है तो इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी की वैल्यू नेगेटिव होती है। ठीक है, अब कम बेसी हो सकता है बट एनर्जी रिलीज होती है। अब एनर्जी रिलीज क्यों होती है बाकी सब जगहों में? क्योंकि बाकी सब जगहों में ना वो एक एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन जो आप ऐड कर रहे हो वो उसी शेल में जा रहा है, राइट। मतलब एक शेल से दूसरे शेल में नहीं जा रहा है, तो उसी शेल में जा रहा है, तो दैट मीन्स कम बेसी जो भी है एनर्जी रिलीज होता है, तो उसकी नेगेटिव वैल्यू होती है। सबको समझ आ गया? ग्रेट। अब देखते हैं कि इसका ट्रेंड कैसा होता है, वही तो मेन है इस लेसन का। तो सबसे पहले बात करेंगे अक्रॉस द पीरियड, कि पीरियड में जब हम लेफ्ट से राइट की तरफ जाते हैं तो क्या होता है। तो इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी की जो वैल्यू है वो मोर नेगेटिव होती जाती है, वो और नेगेटिव होती जाती है। यानी कि इसका जो वैल्यू है ना, मतलब जो नंबर है वो बढ़ता जाता है, बट नेगेटिव में। नेगेटिव क्यों? क्योंकि सब जगह एनर्जी रिलीज हो रही है, इसीलिए नेगेटिव साइन है, बट वो वैल्यू जो है वो बढ़ती जा रही है। ठीक है, अब ग्रुप 18 को हटा दो, वो एक्सेप्शन है क्योंकि उनमें तो पॉजिटिव वैल्यू होती है, अभी मैंने बताया। ठीक है, अब सवाल है कि ऐसा क्यों होता है। काफी लोग शायद गेस भी कर चुके होंगे अब तक, क्योंकि इस कॉन्सेप्ट को हम कई बार डिस्कस कर रहे हैं। तो जैसे जैसे हम लेफ्ट से राइट की तरफ जाते हैं हमारा एटॉमिक नंबर बढ़ रहा है। जब एटॉमिक नंबर बढ़ रहा है तो क्या हो रहा है, न्यूक्लियस के अंदर का जो पॉजिटिव चार्ज है वो बढ़ रहा है। तो न्यूक्लियस मेरा और पॉजिटिव और पावरफुल हो रहा है। तो मेरा न्यूक्लियस कह रहा है कि अरे इलेक्ट्रॉन है आ जाओ,
राइट, क्योंकि न्यूक्लियस पॉजिटिवली चार्ज है तो नेगेटिवली चार्ज इलेक्ट्रॉन को वो लेना चाहेगा, राइट, तो वो आसानी से इलेक्ट्रॉन को ले लेगा और जैसे ही वो इलेक्ट्रॉन को ले लेगा वो खूब सारा एनर्जी रिलीज करेगा, राइट। तो इसीलिए जैसे जैसे हम लेफ्ट से राइट की तरफ जाएंगे इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी की वैल्यू मोर नेगेटिव होती जाएगी, ठीक है। इनफैक्ट जब तक हम ग्रुप 17 पे पहुंचेंगे ना, जहां पर हैलोजेंस हैं, वहां पर हम देखते हैं कि उनकी वेरी हाई नेगेटिव इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पीज होती है। क्यों? क्योंकि अगर आप हैलोजेंस को देखो ना, चाहे क्लोरीन है, फ्लोरीन है, उनकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन देखो तो उनके पास ना आउटर मोस्ट शेल में 7 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। तो मतलब वो एक इलेक्ट्रॉन के लिए बिल्कुल भूखे होते हैं कि भाई कहीं से भी एक इलेक्ट्रॉन मिल जाए और हम ले लें, राइट। तो एक इलेक्ट्रॉन कहीं भी दिखा तो फटाक से लिया और खूब सारा एनर्जी रिलीज किया, राइट। तो इसलिए जो हैलोजेंस होते हैं दे हैव वेरी हाई नेगेटिव इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पीज। क्लियर? बहुत बढ़िया। अब हम बात करेंगे ग्रुप में क्या होता है। मतलब जब हम ग्रुप में ऊपर से नीचे की तरफ जाते हैं तो क्या होता है इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी के साथ, तब जो है ये लेस नेगेटिव होते जाता है। वैल्यू तो नेगेटिव ही है बट अब जो है वो वैल्यू जो है ना, मतलब जो नंबर है वो कम होते जाता है ऊपर से नीचे। ऐसा क्यों? क्योंकि जब ऊपर से नीचे आते हैं तो क्या होता है, इन एवरी स्टेप हमारा शेल बढ़ता जाता है। एग्जैक्टली शेल बढ़ता जाता है तो क्या हो रहा है, जो न्यूक्लियस है ना वो बाहर वाले इलेक्ट्रॉन से दूर जाता जा रहा है। ये मेरा न्यूक्लियस है, हर स्टेप के साथ जैसे जैसे नीचे आ रहे हैं मेरा वैलेंस इलेक्ट्रॉन दूर जा रहा है, तो न्यूक्लियस का उसके प्रति जो खिंचाव है, जो अट्रैक्शन है वो कम होता जा रहा है। तो मतलब जैसे जैसे नीचे जा रहे हैं ना, न्यूक्लियस बड़ी आसानी से इलेक्ट्रॉन को गेन नहीं कर रहा है और इसी वजह से जो वैल्यू है वो मेरी नीचे जाते जाते लेस नेगेटिव होती जा रही है, ठीक है। तो अब हम एक एक्सेप्शन की बात करते हैं विथ रिगार्ड्स टू इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी। तो अभी अभी हमने जनरल रूल ये पढ़ा था कि इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी बिकम्स लेस नेगेटिव एज वी गो डाउन द ग्रुप। जैसे जैसे हम ऊपर से नीचे की तरफ आते हैं तो ये लेस नेगेटिव होते जाता है, ठीक है, ये हमने पढ़ा था। लेकिन यहां पर हम एक्सेप्शन देखते हैं कि ऑक्सीजन और फ्लोरीन का जो इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी है दैट इज लेस नेगेटिव देन सल्फर एंड क्लोरीन, जबकि उल्टा होना चाहिए था, राइट। क्योंकि जैसे जैसे हम नीचे की तरफ जाएंगे तो इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी कम नेगेटिव होते जाना चाहिए था, बट इस केस में ऑपोजिट है। तो ऐसा क्यों है? लेट अस ट्राई टू अंडरस्टैंड। समझने के लिए तो वही इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखना पड़ेगा। तो पहले ऑक्सीजन और फ्लोरीन का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखते हैं। तो ऑक्सीजन का हो जाएगा 1s2 2s2 2p4, फ्लोरीन का हो जाएगा 1s2 2s2 2p5, ठीक है। तो इनके केस में अगर हम एक इलेक्ट्रॉन ऐड करते हैं तो वो इलेक्ट्रॉन कौन से ऑर्बिटल में जाएगा? दैट इलेक्ट्रॉन विल गो इनटू 2p ऑर्बिटल, ऑक्सीजन और फ्लोरीन के केस में, ठीक है। चलो अब बात करते हैं नीचे वाले एलिमेंट्स के, यानी कि सल्फर और क्लोरीन की। तो सल्फर का लिखते हैं इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, ये हो जाएगा 1s2 2s2 2p6 3s2 3p4, और क्लोरीन का हो जाएगा 1s2 2s2 2p6 3s2 3p5। तो इनमें अगर हम एक इलेक्ट्रॉन ऐड करते हैं तो वो इलेक्ट्रॉन कौन से ऑर्बिटल में जाएगा? वो जाएगा 3p ऑर्बिटल में, ठीक है। अब हमें इतना तो बेसिक नॉलेज है ही कि यार जब n की वैल्यू बढ़ जाती है तो वो उस ऑर्बिटल का साइज भी बढ़ जाता है, विच मीन्स 3p ऑर्बिटल जो है दैट इज बिगर इन साइज देन 2p ऑर्बिटल, ठीक है। तो मतलब अगर मैं एक इलेक्ट्रॉन 2p में डालती हूं, अगर ये 2p में एंटर करता है तो इसे लेस स्पेस मिलेगा क्योंकि 2p ऑर्बिटल छोटा है। जब लेस स्पेस होगा तो मोर इलेक्ट्रॉन रिपल्शन होगा, राइट। जब आप एक छोटे से कमरे में रहते हो, ठीक है, इसमें 2 इलेक्ट्रॉन है तो इनमें रिपल्शन ज्यादा होगा, बट यही अगर आप एक बड़े से कमरे में रहते हो, यही 2 इलेक्ट्रॉन्स, तो इनमें रिपल्शन कम होगा, करेक्ट। तो इस केस में क्या होगा? इलेक्ट्रॉन रिपल्शन जो है वो ज्यादा होगा, ठीक है। जब रिपल्शन ज्यादा होगा तो इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी भी ज्यादा होगा। ऐसा क्यों? क्योंकि आपस में तो एनीवेज जो इलेक्ट्रॉन है वो रिपेल कर रहे हैं, वो एक दूसरे से भाग रहे हैं। तो जब बाहर से हम एक इलेक्ट्रॉन ऐड करना चाहेंगे तो उसको भी वो भगाना चाहेगा, रिपेल करना चाहेगा, तो उसे एंटर करवाने के लिए हमें बहुत ज्यादा एनर्जी देना पड़ेगा। तो यानी कि इस केस में जो इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी है वो भी
ज्यादा होगा। ज्यादा होगा मतलब ओवरऑल वैल्यू ज्यादा होगा। दैट मीन्स जो वैल्यू है दैट हैज टू बी लेस नेगेटिव, क्योंकि जो लेस नेगेटिव वैल्यूज होती हैं वो बड़ी होती हैं, राइट। जैसे -2 जो है दैट इज ग्रेटर देन -20, राइट। सो द वैल्यू हैज टू बी लेस नेगेटिव, ठीक है। देयरफॉर ऑक्सीजन और फ्लोरीन जो है इनका इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी इज लेस नेगेटिव देन सल्फर और क्लोरीन। ओके बच्चों, तो अब हम जो इस अगले प्रॉपर्टी की बात करने वाले हैं वो है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। तो क्या होता है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी? एबिलिटी ऑफ एन एटम इन अ कंपाउंड टू अट्रैक्ट द शेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स। मतलब किसी भी कंपाउंड के अंदर जो शेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स हैं उसे कौन सा एटम अपनी तरफ ज्यादा खींच सकता है, उसे हम कहते हैं इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। लेट अस सपोज हम बात करते हैं वाटर की, H2O, इसके अंदर हाइड्रोजन एटम्स हैं, ऑक्सीजन एटम्स हैं। अब इनके जो शेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स हैं उन्हें हाइड्रोजन अपनी तरफ खींचेगा या ऑक्सीजन अपनी तरफ खींचेगा, ये डिपेंड करता है कि कौन ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है उसके ऊपर। तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी जो है ना, दिस एक्चुअली कैन नॉट रियली बी मेजर्ड, ये मेजरेबल क्वांटिटी है नहीं। हालांकि बहुत तरीके निकाले गए इसे मेजर करने के लिए। तो एक जो वाइडली यूज्ड तरीका है दैट इज द पॉलिंग स्केल। तो पॉलिंग एक अमेरिकन साइंटिस्ट थे जिन्होंने कहा कि पीरियोडिक टेबल में जितने भी एलिमेंट्स हैं ना उसमें सबसे ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव फ्लोरीन है। तो उन्होंने कहा कि फ्लोरीन को जो है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी असाइन कर देते हैं 4, ठीक है। अब वो 4 जो है एक तरह से स्टैंडर्ड हो गया। अब उसके रेस्पेक्ट में बाकी सारे एलिमेंट्स को इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की एक अप्रॉक्सीमेट वैल्यू असाइन कर दी गई, ठीक है। अब यहाँ पर एक बात पे ध्यान देना है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी किसी भी एलिमेंट का कांस्टेंट नहीं होता है, क्योंकि इट डिपेंड्स कि वो पर्टिकुलर एटम कौन से दूसरे एटम के साथ कंबाइन करके वो कंपाउंड बना रहा है, उस पर डिपेंड करता है कि उसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कितनी होगी। आप सोच रहे होंगे कि ये कुछ मजा नहीं आया कि ये इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कैसे वैरी करेगी एलिमेंट टू एलिमेंट, मतलब मजा नहीं आया। चलो एक कहानी सुनाती हूं मैं। लेट अस सपोज कि आप और आपका एक भाई या बहन है, ठीक है। मम्मा ने बनाया है आज पिज्जा और मम्मा ने पिज्जा दिया और कहा कि दोनों इसे शेयर कर लो, ठीक है। अब लेट अस अज्यूम कि आपका जो भाई या बहन है वो लगभग आप ही के एज का है, ठीक है। तो अब आप ही के एज का है तो दोनों की पावर लगभग सेम है, दोनों की कैपेबिलिटीज लगभग सेम है, राइट। तो इस केस में क्या होगा कि आप लोग शराफत से दोनों बराबर पिज्जा को बांट के खाओगे, क्योंकि इस केस में इसकी पॉसिबिलिटी कम है कि यार मुझे पिज्जा बहुत पसंद है, पूरा का पूरा मैं ही खा लेता हूँ, सामने वाला आपको खाने नहीं देगा, राइट। तो इस केस में आप लोग दोनों बराबर से उसे डिवाइड करके खाओगे, ठीक है। अब मान लो कि आपका जो सिबलिंग है, आपका भाई या बहन जो भी है, वो आपसे काफी छोटा है, मे बी वो 7-8 साल का ही है, बच्चा है, छोटा है, तो उसके पास कम पावर है, आपके पास कंपैरेटिवली ज्यादा पावर है, राइट। अब क्या होगा, आप सोचोगे कि यार मुझे भूख भी बहुत तेज लगी है, मैं थोड़ा ज्यादा पिज्जा ले लेता हूँ, राइट। अब आपका भाई जो कि छोटा है वो आपसे इतना फाइट तो कर नहीं पाएगा, तो आपने थोड़ा सा पिज्जा ज्यादा ले लिया। आप ऐसा करोगे नहीं, दिस इज जस्ट एन एग्जाम्पल टू अंडरस्टैंड इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, ठीक है। तो अब इस केस में क्या होगा, पिज्जा की शेयरिंग तो अभी भी हो रही है, मम्मी ने कहा था शेयर करना है, शेयरिंग तो चल रही है, लेकिन क्या हो रहा है, ज्यादा पिज्जा आपकी तरफ है। तो ये जो पिज्जा है ना, दिस इज इलेक्ट्रॉन, ठीक है। तो ये जो इलेक्ट्रॉन है, अगर दोनों में से कोई एक एटम ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, जैसे कि इस केस में आप ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव हो, तो आपने इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींच लिया। लेकिन वही अगर आप ही अपने ऐसे कोई भाई के साथ हो जो आप ही के एज का है, जिसका पावर आप ही के बराबर है, उस केस में आप ऐसा नहीं कर पाओगे, राइट। तो इसीलिए जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की जो वैल्यू है ये कांस्टेंट नहीं है। जब आप अपने छोटे भाई के साथ हो और जब आप अपने बराबरी एज के भाई के साथ हो, दोनों केस में आपका जो बिहेवियर है वो डिफरेंट। अब अगर हम ट्रेंड की बात करें तो हम देखते हैं कि पीरियड में जब हम लेफ्ट से राइट की तरफ जाते हैं तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इंक्रीजेस। क्यों? वही लॉजिक, लेफ्ट से राइट की तरफ जाएंगे तो न्यूक्लियर चार्ज बढ़ता जाएगा विद इंक्रीज इन एटॉमिक नंबर, तो मेरा न्यूक्लियस जो है वो ज़्यादा पॉजिटिव होता जाएगा, तो ये इलेक्ट्रॉन्स को ज़्यादा अपनी तरफ खींचना चाहेगा।
करेक्ट। तो ओवरऑल जो है यहाँ पे इन्हें इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ लेने की टेंडेंसी ज्यादा होगी, तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी भी ज्यादा होगी, ठीक है। और वहीं अगर हम ग्रुप की बात करें तो जब हम ऊपर से नीचे की तरफ जाएंगे तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिक्रीजेस। क्यों? क्योंकि जब हम ऊपर से नीचे की तरफ आएंगे तो हमारे नंबर ऑफ शेल्स बढ़ते जाएंगे, तो जो बाहर के इलेक्ट्रॉन्स हैं वो न्यूक्लियस से एक्चुअली काफ़ी दूर होंगे, तो न्यूक्लियस को कुछ खास मतलब नहीं होगा कि यार इन्हें खींचा जाए, राइट। तो इसीलिए इलेक्ट्रॉन्स को अपनी तरफ अट्रैक्ट करने की जो टेंडेंसी है वो कम होती जाएगी, एंड देयरफॉर डाउन द ग्रुप इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिक्रीजेस। तो कुल मिलाकर के हमने ये सारे फिजिकल प्रॉपर्टीज का ट्रेंड पढ़ा। तो इस एक पिक्चर से आपको आइडिया लगेगा कि कैसे कैसे चेंजेस हो रहे थे। तो वन स्मॉल टिप दैट यू कैन रिमेंबर इज, जब भी आप पीरियड के अक्रॉस ट्रेंड देखना चाहते हो, हमेशा लेफ्ट टू राइट की बात करो, ठीक है। मतलब उससे क्या है ना, यू विल बी एबल टू रिमेंबर थिंग्स इन अ बेटर वे। तो पीरियड में लेफ्ट टू राइट की बात करो, और जब भी आप ग्रुप की बात करते हो ऑलवेज टॉक फ्रॉम टॉप टू बॉटम, ठीक है। अब मान लो हम बात कर रहे हैं एटॉमिक रेडियाई की, तो लेफ्ट टू राइट जब हम जाते हैं तो ये डिक्रीज करता है, और उसी एटॉमिक रेडियाई की जब हम टॉप टू बॉटम में बात करते हैं तो क्या होता है, ये इंक्रीज करता है। अगर हम बात करते हैं लेट्स से इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की, तो लेफ्ट टू राइट में जो है ये इंक्रीज करता है, और टॉप टू बॉटम में जो है ये डिक्रीज करता है। देखो बिल्कुल उल्टा उल्टा है सब कुछ। अब अगर हम लेट्स से बात करें आयोनाइजेशन एंथैल्पी की, तो लेफ्ट टू राइट में ये इंक्रीज करता है, और टॉप टू बॉटम में ये क्या करेगा, डिक्रीज करेगा, है ना आसान। तो अगर आपको एक का पता है तो दूसरा वाला बहुत ही आसानी से आप कर लोगे, क्योंकि यहाँ पे जो एरोज बने हैं ना, बहुत बच्चे कंफ्यूज होते हैं कि क्या हो रहा है इन एरोज के साथ, ठीक है। वहीं अगर हम बात करें लेट्स से इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी की, ठीक है, दोनों ही केस में मान लो इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी की बात करनी है, तो इसकी जो है ना, इसमें बहुत बच्चों को कंफ्यूज होता है। जब हम ग्रुप की बात करते हैं, ऊपर से नीचे की तरफ आते हैं, तो इसकी जो वैल्यू है ना, इट बिकम्स लेस नेगेटिव। मतलब आप ऊपर से नीचे की तरफ आओगे तो वैल्यू जो है वो लेस नेगेटिव होती जाएगी। अब वैल्यू लेस नेगेटिव होती जा रही है, मतलब ओवरऑल जो आपका इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी है उसकी वैल्यू क्या हो रही है, वो ओवरऑल इंक्रीज हो रही है, बट जो उसकी एग्जैक्ट वैल्यू है नंबर वाइज इट इज बिकमिंग लेस नेगेटिव, ठीक है। और वहीं अगर मैं अक्रॉस द पीरियड लेफ्ट टू राइट की बात करूं तो ये मोर नेगेटिव होती जाएगी। तो बच्चों फिजिकल प्रॉपर्टीज का ट्रेंड तो हमने देख लिया, तो अब बारी है केमिकल प्रॉपर्टीज की। मैं पहले ही बता दूं कि केमिकल प्रॉपर्टीज के बारे में हम ज़्यादा डिटेल में कुछ खास डिस्कस करेंगे नहीं अभी, क्योंकि इसे हम डिस्कस करेंगे जब हम एस ब्लॉक, पी ब्लॉक, डी ब्लॉक के बारे में अलग अलग टॉपिक्स में पढ़ेंगे, अलग अलग लेसन्स में पढ़ेंगे, ठीक है। तो अभी फिलहाल हम दो सिंपल सी चीज़ें डिस्कस करेंगे, एक तो द पैटर्न और द पीरियोडिसिटी ऑफ ऑक्सीडेशन स्टेट्स, और दूसरा एनोमैलस बिहेवियर ऑफ सेकेंड पीरियड एलिमेंट्स। जो सेकेंड पीरियड के एलिमेंट्स हैं ना, उनके बिहेवियर में कुछ तो एबनॉर्मल होता है। तो ये दो ही चीज़ें हम डिस्कस करेंगे। तो चलो सबसे पहले डिस्कस करते हैं ऑक्सीडेशन स्टेट्स के बारे में। तो ऑक्सीडेशन स्टेट होता क्या है? ऑक्सीडेशन स्टेट को बहुत लोग वैलेंस भी कहते हैं, ठीक है। तो किसी भी एलिमेंट का ऑक्सीडेशन स्टेट इज बेसिकली द चार्ज एक्वायर्ड बाय इट्स एटम व्हेन इट कंबाइंस विथ अनदर एटम टू फॉर्म अ मॉलिक्यूल, ठीक है। मतलब लेट अस सपोज हम एग्जाम्पल लेते हैं लिथियम हाइड्राइड का, LiH, ठीक है। तो ये एक मॉलिक्यूल है जो बन रहा है लिथियम एटम और हाइड्रोजन एटम से, ठीक है। अब इसे बनाने के लिए Li+ और H- ये दोनों कंबाइन होकर के बना रहे हैं लिथियम हाइड्राइड। तो इसे बनाने के लिए जो लिथियम है वो क्या चार्ज एक्वायर कर रहा है, +1। तो लिथियम का ऑक्सीडेशन स्टेट इस पर्टिकुलर कंपाउंड में हो गया +1। हाइड्रोजन का ऑक्सीडेशन स्टेट यहां पर क्या हो गया, -1। ऑक्सीडेशन स्टेट को हम रिप्रेजेंट करते हैं विथ इंटीजर्स, तो ये पॉजिटिव भी हो सकते हैं, नेगेटिव भी हो सकते हैं, और 0 भी हो सकते हैं। तो ऑक्सीडेशन स्टेट हम निकालते कैसे हैं? हमेशा याद रखना है कि ऑक्सीडेशन स्टेट जो है या तो इट इज इक्वल टू द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन आउटर मोस्ट ऑर्बिटल, जो भी आउटर मोस्ट ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन है दैट नंबर, या फिर इट इज 8 - द नंबर ऑफ आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन्स। दोनों में से एक ही होता है, ठीक है। तो यहां पर जैसे हम एस ब्लॉक यानी कि ग्रुप 1, ग्रुप 2 और पी ब्लॉक यानी कि 13, 14, 15, 16, 17, 18
इनकी जो है हमने ऑक्सीडेशन स्टेट्स यहाँ निकाल रखी है। जैसे हम क्या देखते हैं, ग्रुप 1, 2, 13, 14, 15, 16, 17, 18, इनमें जो है वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स कितने होते हैं, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, ये तो हमें पता ही है, राइट। इनफैक्ट पी ब्लॉक के लिए हम ग्रुप नंबर कैसे निकालते थे, नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स प्लस 10, यानी कि 3 + 10 13, 4 + 10 14, 5 + 10 15, ऐसे निकालते थे, ठीक है। तो नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स पता है। अब हम देखते हैं कि जैसे ग्रुप 1, ग्रुप 2, ग्रुप 13 या 14 में जो वैलेंस है, वैलेंस को ही हम ऑक्सीडेशन स्टेट भी कहते हैं। दैट इज एक्चुअली इक्वल टू द नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स। देखो जितना वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स है उतना ही इसका ऑक्सीडेशन स्टेट भी है, ठीक है। बट कुछ एलिमेंट्स हैं, कुछ ग्रुप्स हैं, जैसे कि 15, 16, 17, 18, इनमें क्या है, इनका जो ऑक्सीडेशन स्टेट है या तो ये इनका नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स भी हो सकता है, या फिर इट कुड बी 8 माइनस नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स। दैट इज 5 अगर नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स है तो ये 3 भी हो सकता है और ये 5 भी हो सकता है। अगर 6 वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स है तो ऑक्सीडेशन स्टेट 8 - 6 यानी कि 2 भी हो सकता है या फिर 6 भी हो सकता है, ठीक है। अब आप पूछोगे कि ये 8 क्यों, क्योंकि सब लोग 8 ही लाना तो चाहते हैं, क्योंकि फुल्ली फिल्ड स्टेट जो है दैट इज एक्स्ट्रा स्टेबल, तो सब लोग चाहता है कि यार वो एक्स्ट्रा स्टेबल हो जाए, वो फुल्ली फिल्ड हो जाए, राइट। तो इसीलिए 8 से हम माइनस करते हैं इसको, ठीक है, ओके। तो अब जो है हम कुछ एग्जाम्पल्स लेते हैं। तो यहां पर आपको स्क्रीन पे कुछ एग्जाम्पल्स दिख रहे हैं, जैसे कि लिथियम हाइड्राइड, कैल्शियम हाइड्राइड, अमोनिया। और अगर हमें इनकी ऑक्सीडेशन स्टेट्स निकालनी हो तो हम कैसे निकालेंगे। देखो ऑक्सीडेशन स्टेट्स निकालने के लिए इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का बहुत बड़ा रोल होता है, क्योंकि मैंने बताया था, राइट, कि ऑक्सीडेशन स्टेट जो है ना दैट इज नॉट अ कांस्टेंट वैल्यू, कोई एक कांस्टेंट वैल्यू नहीं होती है। इट डिपेंड्स कि वो एलिमेंट जो है कौन से वाले दूसरे एलिमेंट के साथ कंबाइन हो रहा है, उस पर डिपेंड करता है, ठीक है। तो अगर मैं लिथियम हाइड्राइड की बात करूं, यहाँ पर कौन कौन से एलिमेंट्स इन्वॉल्व है, लिथियम और हाइड्रोजन। अब हमें क्या पता है, देखो हाइड्रोजन यहाँ पे है, लिथियम यहाँ पर है, ठीक है ना। और हमें पता है कि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिक्रीजेस डाउन द ग्रुप, यानी कि लिथियम जो है दैट इज लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव देन हाइड्रोजन, या फिर हम कह सकते हैं कि हाइड्रोजन इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव देन लिथियम, ठीक है। तो हाइड्रोजन जो है वो इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींचने की कोशिश करेगा, यानी कि हाइड्रोजन के ऊपर कौन सा चार्ज आएगा, माइनस, और लिथियम के ऊपर आएगा प्लस। तो लिथियम ने कितना चार्ज एक्वायर किया टू फॉर्म दिस कंपाउंड, +1, राइट। तो ये +1 जो है दैट विल बी द ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ लिथियम। इसी तरह से अगर हम कैल्शियम हाइड्रोक्साइड की बात करें तो यहाँ पर कैल्शियम हाइड्राइड की CaH2, तो यहाँ पर 1 कैल्शियम एटम इज कंबाइनिंग विथ 2 हाइड्रोजन एटम्स। अब यहाँ पर भी क्या हो रहा है, ये हाइड्रोजन दोनों में अगर माइनस माइनस आता है, अब इस कैल्शियम को तो दोनों को इलेक्ट्रॉन देने हैं, तो इसीलिए कैल्शियम में क्या आ जाएगा, 2+, तो यानी कि कैल्शियम कितना चार्ज एक्वायर कर रहा है, +2, सो दैट बिकम्स इट्स ऑक्सीडेशन स्टेट। अब अगर बात करें अमोनिया की, यहां पर हम देखते हैं कि नाइट्रोजन जो है दैट इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव, सो नाइट्रोजन इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव, तो यानी कि नाइट्रोजन जो है ये इलेक्ट्रॉन्स को अपनी तरफ खींचेगा, ठीक है। बट ये नाइट्रोजन 3 हाइड्रोजन एटम्स के साथ कंबाइन हो रहा है, राइट, तो इट हैज टू शेयर इज 3 इलेक्ट्रॉन्स, और ये हाइड्रोजन जो है ये सारे में आ जाएगा +1 +1 +1, तो नाइट्रोजन का ऑक्सीडेशन स्टेट यहाँ पर क्या हो जाएगा, -3। चलो तो अब दूसरे वाले पॉइंट को डिस्कस करते हैं। हम नोटिस करते हैं कि जो सेकेंड पीरियड वाले एलिमेंट्स हैं ना, इनका बिहेवियर थोड़ा सा वियर्ड है। कौन से हैं सेकेंड पीरियड वाले एलिमेंट्स, यही लिथियम, बेरिलियम, बोरोन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, नियॉन। हम देखते हैं कि इनका जो बिहेवियर होता है ना, इनके ग्रुप के जो बाकी एलिमेंट्स हैं उनसे काफ़ी अलग होता है, राइट, क्योंकि हमने क्या पढ़ा है कि एक ग्रुप के अंदर जितने एलिमेंट्स हैं सबका बिहेवियर एक जैसा होता है, राइट। बट हम देखते हैं कि ये जो सेकेंड पीरियड वाले एलिमेंट्स हैं ना, जो कि मोस्टली हर ग्रुप के पहले एलिमेंट है, उनका बिहेवियर कुछ तो अलग है। ऐसा क्यों है, चलो देखें। तो अगर आप गौर करो तो देखोगे कि ये जो अजीब टाइप से बिहेव करने वाले जो एलिमेंट्स हैं ना, ये सारे एलिमेंट्स अपने अपने ग्रुप के, मतलब मोस्ट ऑफ दीज एलिमेंट्स अपने अपने ग्रुप के जो है पहले एलिमेंट है,
जैसे देखो बेरिलियम जो है वो ग्रुप 2 का पहला एलिमेंट है, बोरोन ग्रुप 13 का पहला एलिमेंट है, कार्बन ग्रुप 14 का पहला एलिमेंट है, और इनका जो बिहेवियर होता है ये अपने ग्रुप के बाकी एलिमेंट से काफी डिफरेंट होता है। तो इनके पीछे रीजंस क्या है? तो कुछ रीजंस तो ऐसे हैं जैसे कि इनका स्मॉल साइज इनका काफी छोटा होता है कंपेयर टू इनके ग्रुप के बाकी एलिमेंट्स। लार्ज चार्ज टू रेडियस रेशियो, इनका चार्ज बहुत अधिक होता है और साइज छोटा होता है, तो वो जो रेशियो है दैट्स वेरी लार्ज। हाई इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, और चौथा है फर्स्ट मेंबर ऑफ द ग्रुप हैज ओनली 4 वैलेंस ऑर्बिटल्स दैट इज 2s एंड 2p अवेलेबल फॉर बॉन्डिंग। मतलब ये जितने भी एलिमेंट्स है ना, लिथियम, बेरिलियम, बोरोन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन वगैरह, इन सब के अगर हम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखें, जैसे मान लो लिथियम का लिखते हैं तो ये हो जाएगा 1s2 2s1, बेरिलियम का लिखें तो होगा 1s2 2s2, अगर हम बोरोन का लिखें तो होगा 1s2 2s2 2p1, कार्बन का लिखो तो 1s2 2s2 2p2। तो हम देखते हैं कि इन सभी में जो है ना सिर्फ 2s और 2p ऑर्बिटल्स ही अवेलेबल हैं बॉन्डिंग के लिए। बॉन्डिंग कौन से ऑर्बिटल्स करते हैं? जो सबसे बाहर वाले ऑर्बिटल्स होते हैं, ठीक है ना। लेकिन वहीं अगर हम इनके बाकी मेंबर्स को देखें ना, जैसे सेकंड मेंबर, थर्ड मेंबर, मान लो सोडियम पोटेशियम की बात करें या मैग्नीशियम कैल्शियम की बात करें, मतलब इनके रिस्पेक्टिव ग्रुप में जो नीचे इनके एलिमेंट्स हैं उनको अगर हम देखें और उनके कॉन्फ़िगरेशन अगर हम देखें तो उसमें 3s 3p 3d ये सारे इन्वॉल्व हो जाते हैं और ये सारे अवेलेबल होते हैं बॉन्डिंग के लिए। तो इसीलिए उनकी जो रिएक्टिविटी होती है, उनका जो बिहेवियर होता है वो काफ़ी डिफरेंट हो जाता है, राइट। तो ये कुछ रीजंस हैं जिसकी वजह से हमें ये एनोमैलस बिहेवियर देखने को मिलता है। अब यहाँ पर मैं एक और इंटरेस्टिंग सी बात बताती हूँ। हमने ये भी नोटिस किया कि ये जो लिथियम है ना, इसकी काफी सारी प्रॉपर्टीज मैग्नीशियम से मैच करते हैं। मैग्नीशियम यहाँ पर है, लिथियम यहाँ पर है। उसी तरह बेरिलियम की काफी सारी प्रॉपर्टीज जो है ना वो एल्यूमिनियम से मैच करते हैं। अगेन तो देखो ये डायगोनली प्लेस्ड एलिमेंट्स जो है ना ये सिमिलर प्रॉपर्टीज शो करती हैं और इसे हम कहते हैं डायगोनल रिलेशनशिप इन पीरियोडिक प्रॉपर्टीज। अब बात करते हैं पीरियोडिक टेबल एंड केमिकल रिएक्टिविटी की। तो अभी तक हमने काफ़ी चीज़ें देखी कि इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के ऊपर बेस करके हम सभी प्रॉपर्टीज़ के ट्रेंड्स बता सकते हैं ऑन द पीरियोडिक टेबल। हम देखते हैं कि पीरियोडिक टेबल में दोनों एक्सट्रीम में रिएक्टिविटी बहुत हाई होती है, ठीक है, चाहे आप लेफ्ट की तरफ जाओ या राइट की तरफ जाओ, ठीक है। अब राइट की तरफ बहुत ज़्यादा राइट की तरफ मत जाओ, फॉरगेट अबाउट द नोबल गैसेस क्योंकि वो तो स्टेबल है और वो इनर्ट है, ठीक है। तो अगर आप राइट हैंड साइड पे हैलोजेंस को कंसिडर करो और लेफ्ट हैंड साइड पे एल्कली मेटल्स को कंसिडर करो, दोनों ही बहुत रिएक्टिव हैं। लेकिन जैसे जैसे आप सेंटर वाले जगह पे आ जाओगे तो वहाँ पर जो एलिमेंट्स हैं वो कंपैरेटिवली कम रिएक्टिव है, लेस रिएक्टिव है। तो ये वाला रिएक्टिविटी का ट्रेंड ऐसा क्यों है? ऐसा इसलिए है क्योंकि जब हम एक्सट्रीम लेफ्ट पे चले जाते हैं जहाँ पर एल्कली मेटल्स हैं, वहाँ पे क्या होता है, वो बहुत ही ज़्यादा मतलब ईगर रहते हैं इलेक्ट्रॉन देने के लिए। तो वो उनका ऐसा होता है कि यार बस कोई मेरे से इलेक्ट्रॉन ले लो और मैं स्टेबल हो जाऊँ, राइट। तो चूंकि वो इलेक्ट्रॉन देने के लिए इतने इंटरेस्टेड रहते हैं तो दे आर वेरी रिएक्टिव, राइट। सो दे आर लाइक दे हैव दैट टिपिकल बिहेवियर ऑफ मेटल्स, तो दे आर एल्कली मेटल्स। उसी तरह अगर मैं एकदम राइट हैंड साइड पे चले जाऊं ऑन द हैलोजेंस, उन्हें क्या है, एक इलेक्ट्रॉन की ज़रूरत है कि यार तुम मुझे एक इलेक्ट्रॉन दे दो और मैं स्टेबल हो जाऊं। तो वो बिल्कुल इलेक्ट्रॉन लेने के लिए हमेशा रेडी रहते हैं, तो इसीलिए ये बहुत ज़्यादा रिएक्टिव रहते हैं। तो इनका बिहेवियर कैसा है, टिपिकल नॉन मेटल वाला बिहेवियर है। इनफैक्ट चूंकि हम इनके रिएक्टिविटी की बात कर रहे हैं तो अगर वी कंसीडर देयर रिएक्शन विथ ऑक्सीजन तो हम क्या देखते हैं कि जब हम एक्सट्रीम लेफ्ट में चले जाते हैं यानी कि मेटल्स, एल्कली मेटल्स, इनके जो ऑक्साइड्स होते हैं दे आर बेसिक इन नेचर। जैसे कि सोडियम का ऑक्साइड Na2O, इट इज बेसिक इन नेचर। वहीं अगर मैं एक्सट्रीम राइट की तरफ चली जाऊं हैलोजेंस की तरफ, ठीक है, तो हम देखते हैं कि उनके जो ऑक्साइड्स होते हैं दे आर एसिडिक इन नेचर। जैसे क्लोरीन का जो ऑक्साइड होता है Cl2O7 दैट इज एसिडिक। और अगर मैं बीच में कहीं रहूं जैसे कि जहाँ पर एल्यूमिनियम है या फिर कार्बन है या फिर नाइट्रोजन है, तो वहाँ पर जो मुझे ऑक्साइड्स मिलते हैं दे आर ईदर न्यूट्रल यानी कि नीदर एसिडिक नॉर बेसिक, या फिर एम्फोटेरिक यानी कि दे बिहेव बोथ लाइक एसिडिक एंड बेसिक।
तो एम्फोटेरिक ऑक्साइड का एग्जाम्पल है एल्यूमिनियम ऑक्साइड Al2O3, और न्यूट्रल ऑक्साइड के एग्जाम्पल्स में आ सकता है कार्बन मोनोऑक्साइड या फिर नाइट्रोजन का ऑक्साइड, राइट। तो इस तरह से हम बड़े ही क्लियरली देख पाते हैं कि जो रिएक्टिविटी है, केमिकल रिएक्टिविटी है, वो दोनों एंड पे एक्सट्रीम है और बीच में काफ़ी कम रिएक्टिविटी है। तो बच्चों, आपने नोटिस किया होगा कि ये जो केमिकल प्रॉपर्टीज का ट्रेंड हमने डिस्कस किया, जो भी थोड़ा बहुत डिस्कस किया, इसमें हमने काइंड ऑफ ट्रांजिशन मेटल्स को ना इग्नोर मार दिया, ज़्यादा डिस्कस ही नहीं किया। क्यों नहीं किया? क्योंकि ट्रांजिशन मेटल्स के लिए काफ़ी चीज़ें काफ़ी अलग होती हैं और वो चीज़ें इतनी अलग होती हैं कि यहाँ पर इतने शॉर्ट में हम डिस्कस नहीं कर पाएंगे। तो इसीलिए हम एस ब्लॉक, पी ब्लॉक, डी ब्लॉक, इन सब को अलग अलग से एक एक अलग अलग लेसन में पढ़ेंगे, और जब हम उन्हें इतने डिटेल में पढ़ेंगे तब हम उनके सारे केमिकल प्रॉपर्टीज़ के बारे में डिटेल में डिस्कस करेंगे, ठीक है। लर्नो हब एक ऐसा फ्री लर्निंग प्लेटफॉर्म जहाँ पर आपको मिलते हैं वीडियोज़, नोट्स, NCERT solutions, sample papers and online tests absolutely free of cost। इतना ही नहीं, लर्नो हब क्लास 11-12 यूट्यूब चैनल पर चलते हैं फ्री बैचेस फॉर 11th and 12th। क्लास 11th के बच्चों के लिए अथर्व बैच मंडे टू फ्राइडे एट 4:30 PM और क्लास 12th के बच्चों के लिए अनंत बैच मंडे टू फ्राइडे एट 6 PM। अगर आप या आपके जान पहचान का कोई तैयारी कर रहा है नीट या जेईई का, तो हमारे यूट्यूब चैनल पर है लर्नो हब नीट पे जीत, जेईई पे जीत का कंप्लीट कोर्स एब्सोल्युटली फॉर फ्री। इनमें चैप्टर्स की डिटेल्ड एक्सप्लेनेशंस, लाइव क्लासेस, ढेर सारे क्वेश्चंस और प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस डिटेल्ड में कवर्ड हैं। और तो और, यू कैन आस्क ऑल योर डाउट्स एब्सोल्युटली फॉर फ्री एट आस्क क्वेश्चन सेक्शन ऑफ लर्नो हब। हमारा एंड्रॉयड ऐप भी है। आप 1-on-1 क्लास लेना चाहते हो तो है लर्नो हब स्वयं एट अ वेरी अफोर्डेबल प्राइस। लर्नो हब फ्री है पर बेस्ट है। तो बच्चा पार्टी यहीं पे खत्म होता है हमारा ये लेसन ऑन क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स एंड पीरियोडिसिटी इन प्रॉपर्टीज। तो मुझे उम्मीद है कि ये लेसन आपको पसंद आया होगा। इस वीडियो को देखने के बाद कॉन्सेप्ट्स क्लियर हुए होंगे। तो अगर आपका किसी भी तरह का फीडबैक है हमें कमेंट्स में लिख कर बताएं। इसके बाद एक वीडियो और आएगा जिसके अंदर हम इसी लेसन से लिंक्ड क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो सभी लोग मज़े से पढ़ते रहो केमिस्ट्री। मैं आपको जल्दी ही मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो के साथ, नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए स्टे होम, स्टे सेफ, टेक केयर, बाय बाय।